विद आइसोमेरिज्म वाला सेगमेंट जो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ठीक है। तो Yes, अब sir. इसमें देखो आइसोमेरिज्म वाला सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहीं पे आ जाते हैं हम लोग। दिस इज गेटिंग स्टार्टेड स्पेसिफिकली फ्रॉम, Structure. हाँ या स्टार्ट से ही है ना बेसिकली, ठीक है। तो देखो Sir. आइसोमेरिज्म मेनली अगर तुम ब्रॉडली देखोगे ना, आइड्रू पे लिख रहा हूँ मैं, इफ यू आस्क मी ब्रॉडली, तो बेसिकली जो आइसोमेरिज्म होता है कभी भी वेन एवर वी टॉक अबाउट दिस आइसोमेरिज्म वाला सेगमेंट, तो दो तरह से ब्रॉडली क्लासिफाइड होता है। एक होता है बेसिकली स्ट्रक्चरल, राइट, और दूसरा होता है ऑप्टिकल, राइट, Yes, sir. है ना। तो अब वापस पीडीएफ फाइल के ऊपर आते हैं अपन। तो देखो पहले इसने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिस्कस किया हुआ है ना। अच्छा सॉरी, ऑप्टिकल नहीं होता, सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब ये कट करके लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्टीरियो। देयर आर डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्म। स्टीरियो के दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली, स्टीरियो के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल और दूसरा होता है ऑप्टिकल। समझ में आई बात। इसमें जैसे कलर चेंज कर देता हूँ मैं, इसके अंदर जैसे बेसिकली अगर इन केस आपने उसमें सपोज देखा हुआ हो स्ट्रक्चरल, तो अभी जो अपन डिस्कस करेंगे ये स्टीरियो होता है, जो स्पेस में 3D स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है, Yes, sir. 3D स्पेस के अंदर जो भी अरेंजमेंट्स होंगे बेसिकली, उसकी वजह से जो भी चेंजेस आएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, उसको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो बेसिकली ये जो ऑप्टिकल होता है, इसमें शायद ऑर्गेनिक में तुमने नाम सुने होंगे, सिस-ट्रांस वाला पार्ट ये होता है, Yes, sir. एडजेसेंट कॉन्फ़िगरेशन एंड अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। सिस को कहते हैं एडजेसेंट कॉन्फ़िगरेशन और ट्रांस को कहते हैं अपोजिट कॉन्फ़िगरेशंस, राइट ना। और इसके अंदर बेसिकली जैसे अब एडजेसेंट कॉन्फ़िगरेशन को भी मैं ऑल क्लियर लिख देता हूँ। एडजेसेंट होता है 90 डिग्री एंगल, क्योंकि अभी ये बाद में काम में आएगा, वो एडजेसेंट दिखेगा नहीं, एंगल की टर्म्स में बात करनी पड़ेगी। और अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होता है 180 डिग्री, बात समझ आई। और ऑप्टिकल वो होता है अपना डी एंड एल फॉर्म्स, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी, दो होते हैं ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। Yes. ये वाला होता है क्लॉकवाइज और लेवो रोटेटरी होता है एंटी क्लॉकवाइज। इसमें वो होता है ना कि बेसिकली एक सब्सटेंस ले लो और उसको प्लेन पोलराइज लाइट के थ्रू पास ऑन करो, तो वो अगर क्लॉकवाइज रोटेशन देगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा तो लेवो रोटेटरी है। Yes, sir. अच्छा अब अपन एक काम करते हैं, वापस अपनी जो पीडीएफ फाइल है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो अब जो पीडीएफ फाइल है, देखो पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और स्ट्रक्चरल के बहुत सारे पार्ट्स हैं। अच्छा आइसोमेरिज्म के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना, when you talk about isomerism you don't talk about stability, because isomerism is all possible arrangements। Yes, sir. समझ में आई ना बात। तो उस टाइम पे आप ये नहीं कह सकते हो कि ये स्टेबल है या नहीं, हो तो ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट की बात कर रहे हो ना, तो उसके अंदर तो स्टेबल अनस्टेबल सारे अरेंजमेंट आएंगे, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटीज, कितने तरह के अरेंजमेंट हो सकता है। बात Yes, समझ में sir. आई। ओके अब एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ फाइल ओपन कर लेना तुम भी। आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पहला है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल के अब पार्ट्स दे रहा है ये। तो फर्स्ट वन इज कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड द आइसोमर्स आर नोन एज कन्फॉर्मर्स। तो कन्फॉर्मर्स कौन कौन से होते हैं, देखो इस लाइन को पढ़ते हैं। टू आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट ज्योमेट्रीज बट अदरवाइज आइडेंटिकल आर नोन एज कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो देखो NiPPH3 होल ट्वाइस Br2 ये कॉम्प्लेक्स है। अब ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ ना, Yes, sir. तो ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में ये तो मुझे वैसे भी पता है, देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, Yes, sir. राइट। तो देखो नीचे वो यही कह रहा है कि यही वाला कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल हो सकता है इसका। अब क्या होता है CFT के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में टेट्राहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और स्क्वायर प्लेनर में होता है DsP2। तो बेसिकली दैट्स व्हाई इट इज ट्राइंग टू से कि यही कंपाउंड है, बट इसके 2 आइसोमर्स होंगे, जिसमें से एक का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, दूसरे का DsP2 होगा। समझ में आई बातचीत, राइट। एक और चीज भी वो दे रहा है बेसिकली। अब देखो एक का उसने ग्रीन कलर दिया है और दूसरे का ब्राउन कलर दिया है, और उसके आगे लिखा है कि एक पैरामैग्नेटिक एक डायमैग्नेटिक है। तो वो तो हाइब्रिडाइजेशन जब कैलकुलेट करेंगे तो निकल जाएगा कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं,
वो कलर्ड होता है, राइट। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो डायमैग्नेटिक होता है और वो कलरलेस होता है। क्लियर हुआ, राइट। और उसका भी रीजन वही है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन एंड दस कलर फॉर्म है, राइट। अच्छा, तो इस टाइप के जितने भी होंगे कि भाई एक ही कंपाउंड है लेकिन दो अलग अलग तरह की ज्योमेट्रीज को शो कर रहा है, ये दैट इज नोन एज कन्फर्मर्स। कंपाउंड एक ही है लेकिन दो पॉसिबल ज्योमेट्री हो सकती है। अच्छा, अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर ये कंपाउंड दे दिया जाए तो क्या होगा, मतलब एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि ये दो आइसोमर्स हो गए, कन्फॉर्मर्स हो गए। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NiPPH3 ये कंपाउंड है। अब सर ये क्या चीज है, मतलब इफ आई आस्क यू कि हाइब्रिडाइजेशन, शेप एंड ज्योमेट्री, देन यू आर गोइंग टू गिव मी द आंसर टेट्राहेड्रल। द रीजन इज कि स्क्वायर प्लेनर होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में, इसके अंदर वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड में टेट्राहेड्रल होता है फोर कोऑर्डिनेशन नंबर में जनरली, राइट। बाकी तो वो डिपेंड करेगा कि अगर फिलिंग विलिंग का क्या है, बाकी जनरली ये होता है। तो देखो ब्रोमीन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से वीक फील्ड है PPH3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये भी बेसिकली इसको मैं कहूंगा कि वीक तो Br के इतना वीक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 3 फिनाइल रिंग लगी हुई है तो बहुत हैवी स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, समझ रहे हो। तो वो वीक फील्ड लिगेंड से भी और ज्यादा वीक हो जाएगा क्योंकि क्राउडिंग इतनी क्रिएट कर देगा कि पूरी एनर्जीज को कंज्यूम कर लेगा, वो डिस्टेबलाइज करेगा कंपाउंड को। वीक यही तो होता है, कम एनर्जी रिलीज करता है तो डिस्टेबलाइजेशन मिलता है उससे। क्लियर, तो ये हो गया कन्फर्मर। इस टाइप की चीजें कन्फर्म। इसमें नीचे एस्टेरिक मार्क करके देखो, मैं लिखा भी हुआ है दिस में बी ड्यू टू 2 स्ट्रॉन्ग एंड 2 वीक लिगेंड्स। तो 2 स्ट्रॉन्ग वो PPH3 है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग के अंदर क्राउडिंग आ गई तो वो एज गुड एज वीक हो गया। समझ में आई बात, राइट। अच्छा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब देखो ये जो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो, जैसे उसके नाम से ही क्लियर है, वो दो चीजें आयनाइजेशन आइसोमर्स होंगे जिसमें आयनाइजेशन पे अलग अलग चीजें मिलेंगी। तो देखो इसने लिया है CO, अब ये वो बड़ा वो आ गया, छोटा हुआ है, ये मिसप्रिंट है, मतलब कोबाल्ट है ना, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, वो ध्यान रखना, मतलब समझ गया ना, मिसप्रिंटिंग है वो, यस सर, है ना। हाँ, तो ये कोबाल्ट है, मतलब CONH3 Br दूसरा उसने बना दिया, उसने SO4 को अंदर ले लिया, Br को बाहर भगा दिया। तो जैसे ही वाटर में डालूंगा डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें यही तो डिफरेंस होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ब्रैकेट आयनाइज नहीं होता है, राइट ना। तो अब जैसे ही वाटर में डालेंगे, फर्स्ट वाले से सल्फेट आयन मिलेगा, दूसरे वाले से Br- आयन मिलेगा। यस सर, तो आयनाइजेशन आइसोमर्स हो गए, फॉर्मूला सेम है लेकिन आयन्स अलग अलग बन रहे हैं, यस सर, राइट। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट चीज है, इसने देखो फर्स्ट वाले को रिएक्ट करवाया वाटर से और सेकंड वाले को वाटर से नहीं। यहाँ पे ये रिएक्शन थोड़ी सी, मतलब सेकंड वाला तो सही है, फर्स्ट वाले की वो रिएक्शन प्रिंट नहीं हो पाई है। देखो यहाँ पे होता ही है बेसिकली, मैं हाइड्रो पे बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। इसका जो डिटेक्शन होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है बेसिकली कि अपना ये जैसे फर्स्ट वाला जो था, फर्स्ट वाले में क्या मिल रहा था निखिल, बाहर क्या आ रहा था, आयन कौन सा आ रहा था, अरे अभी आ रहा था ना यार, कौन सा आयन था फर्स्ट वाले में, सल्फेट आयन था। फर्स्ट वाले में SO4 मिल रहा था मुझे आयनाइज होकर के, तो बेसिकली क्या था, और सेकंड वाले में मुझे मिल रहा था Br-। बेसिकली इसके अंदर ये था कि जब इसने दोनों कंपाउंड की दो तरह से रिएक्शंस करवाई हैं, एक तो AgNO3 सॉल्यूशन लिया है और दूसरा BaCl2 लिया है, AgNO3 और BaCl2। यहाँ पे भी आप ले लो AgNO3 एंड BaCl2। यस सर, तो इसके अंदर ऐसा होगा कि मतलब आइडियली अगर आप कंपाउंड बनाना चाहोगे ना, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे Ag2SO4 बनना चाहिए और यहाँ बेरियम सल्फेट बनना चाहिए और यहाँ पे बनना चाहिए AgBr और यहाँ पे बनना चाहिए BaSO4, यस सर, राइट। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, मैं रेड कलर ले लेता हूँ और बेटर ढंग से आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला कंपाउंड अनस्टेबल होता है, और एक मिनट, ये नीचे BaSO4 कहाँ से आ गया, रुको, बेरियम ब्रोमाइड आएगा ना यार यहाँ पे, रुको एक मिनट, यहाँ पे तो BaBr2 बनेगा ना, ब्रोमाइड आयन था वो। हाँ, अब क्या होता है, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन होते हैं इन सारी की सारी चीज़ों के। तो इसके अंदर ऐसा होता है कि जो Ag2SO4 होता है ये अनस्टेबल होता है, तो डिकम्पोज हो जाता है इमीडिएट, मतलब बनते ही डिकम्पोज ऑफ हो जाता है। और यहाँ पे BaBr2 अनस्टेबल होता है तो ये इमीडिएटली डिकम्पोज ऑफ हो जाता है।
AgBr का यहाँ पीपीटी आता है और BSL बेरियम सल्फेट का यहाँ पीपीटी आता है। तो होता ये है बेसिकली, आप AgNO3 सॉल्यूशन लो, 1 और 2 दोनों को एक एक करके उसमें डाल दो, तो पता चल जाएगा भाई जिस बेरियम सल्फेट का जैसे AgNO3 तो AgNO3 सॉल्यूशन में फर्स्ट का क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं बेसिकली, और सेकंड का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। समझ में आई बात? ऐसे ही Yes, sir. बेरियम ऐसे ही BaCl2 सॉल्यूशन अगर लेंगे तो फर्स्ट का क्या होगा, बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी आएगा, इसका व्हाइट पीपीटी आता है, और ये AgBr का पेल येलो पीपीटी आता है, राइट। तो वो कई बार आपको एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन में दे देंगे कि यार बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को डाला गया, एक में व्हाइट पीपीटी आ रहा है, तो कौन सा है, तो इसका मतलब सल्फेट आयन है सल्फेट आयन, है ना। और ऐसे ही AgNO3 में अगर डाल दिया है किसी को और बोल दिया पेल येलो आ रहा है, तो ब्रोमाइड आयन बाहर है। यस सर, समझ में आई बातचीत? तो Yes, sir. these are basically known as ionization isomers, राइट। PDF फाइल Yes. पे आ जाओ वापस। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म सिंपल सी चीज़ है यार, वही आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म जैसा ही है, इनफैक्ट उसका ही एक सब पार्ट है। ये एग्जांपल पढ़ो, CrCl3.6H2 एग्जिस्ट एज 3 हाइड्रेट आइसोमर्स। तो देखो कौन कौन से हैं, तीनों Cl बाहर रखे, 2 Cl बाहर रखे और 1 Cl बाहर रखा। यस सर, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को रिटेन कर रहा है। पहले 6 वाटर अंदर थे, 6 फिर 1 वाटर बाहर गया, 1 Cl अंदर आ गया, तो बेसिकली इट इज रिटेनिंग 6 कोऑर्डिनेशन नंबर और Yes, sir. इंटरचेंजेस कर रहा है। अब इंटरचेंजेस से क्या होगा, सिंपल होता है यार, पहले वाले को आयनाइज करो, 3 AgCl मिलेंगे, दूसरे वाले में 2 AgCl और तीसरे वाले में 1 AgCl। यस सर, यही कर रहा है वो AgNO3 सॉल्यूशन डाल करके। AgCl का वाइट पीपीटी आता है ना, यस सर, समझ में आई बात? और इसी तरीके Yes. से अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डाल दिया तो क्या होगा, पहला वाला कॉन्क H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड sir. मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो फर्स्ट वाला एक का नो रिएक्शन है, क्योंकि बाहर वाटर है ही नहीं, अंदर वाले वाटर को थोड़ी लाऊंगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कभी भी रिएक्ट नहीं करता है, के बाद यस है ना। सर, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर रिएक्ट क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो के फॉर्मेशन होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं, बहुत हाई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी रिलीज हो चुकी होती है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हाथ डाल के उसको ब्रेक करना मतलब बहुत हैवी वो चाहिए होगा, क्योंकि 10⁻+18 में होते हैं इनके फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट्स, यस सर, राइट। तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ जाएगी। जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आप आराम से बातचीत करो, तो कॉन्क H2SO4 रिएक्ट ही नहीं करेगा, बाहर वाटर ही नहीं है ना। दूसरे वाले Yes, में sir. देखो, सेकंड वाला रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल H2O मिला, थर्ड वाले में 2 मोल H2O बाहर मिल गए, तो जितना Yes, sir. बाहर है वो डिहाइड्रेट हो गया। तो यू कैन गो फॉर द टेस्ट बाई AgNO3, यू कैन गो फॉर द टेस्ट बाई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन। क्लियर हुआ, यस सर, राइट। आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखो, ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ये डायरेक्ट एग्जांपल से ही देखो, PTNH3 PTCl4। तो PTNH3 PTCl4 एक कंपाउंड लिया उसने, देखो कंपाउंड कैसे था दिख ही रहा होगा। अमोनिया पे 0 चार्ज होता है, पहले ब्रैकेट में प्लेटिनम +2 में है, दूसरे में भी +2 में है, लेकिन Cl पे -1 चार्ज होता है। तो पहले होल ब्रैकेट के ऊपर +2 आ गया, दूसरे होल ब्रैकेट पे -2 आ गया। समझ में -2 ये आया। क्लियर हो गया ना, राइट Yes, ना। sir. PT +2 और फिर इधर 2 - 4 = -2, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इसके अंदर बड़ी सिंपल सी चीज़ है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म मतलब कंपाउंड तो वही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर लिगेंड इंटरचेंज करते जाओ। तो जैसे पहले 4 अमोनिया इधर थे, अब 3 अमोनिया और 1 Cl आ गया। यस सर, समझ में आई बातचीत? यस, तो ये अच्छा, थर्ड वाले में 2 अमोनिया और 2 Cl आ गए, इंटरचेंज sir. कर लिया ना। बात है, पहले 4 अमोनिया और 4 Cl थे, फिर 3 1 और 1 3 किया, फिर 2 1 कर दिया दोनों ब्रैकेट्स में। यस सर, समझ में आई बातचीत? तो ये Yes, बेसिकली sir. कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो गया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर की जो ब्रैकेट्स हैं उसमें इंटरचेंजेस कर दो। यस सर, क्लियर है? अब लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, एक क्रिटिकलिटी है इसके अंदर, जो थर्ड वाला है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ज़्यादातर किताबों के अंदर ही गलत दिया हुआ है। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, इस बार पहले 2 ही एग्जिस्ट करेंगे। तुमसे अगर पूछा जाए कि इसके कितने आइसोमर्स हैं, तो 3 नहीं है, 2 ही हैं। द रीजन इज थर्ड वाला जो जब आप आए ना, आप ये देखो फर्स्ट वाले से शुरू करो। फर्स्ट वाले में दोनों ब्रैकेट्स के ऊपर चार्ज क्या था, +2 -2 था। -2, यस सर, सेकेंड वाले में +1 -1 चार्ज बचा। देखो लेफ्ट Yes, वाले sir. को देखो, प्लेटिनम 2+ और 1 Sir. Cl आ गया, तो +1 बचा ना। सर, हाँ, सब सेकंड वाले में फर्स्ट कंपाउंड में NH3 और 3 और Cl है सिर्फ। हाँ, तो 4 कोऑर्डिनेशन Sec- नंबर रिटेन्ड हुआ ना, 4 अमोनिया के बजाय 1 और सर- अमोनिया 1 Cl, और 3 सर अमोनिया उसी के सेकंड वाले में Cl3 और NH3। Cl3 और NH। अरे तो सही तो है, आप हाँ, देखो सही है, सही। सही है ना। हाँ, तो यस सर, अब सेकंड वाले के अंदर लेफ्ट ब्रैकेट देखो, प्लेटिनम 2+ में है और Cl -1 में है, तो लेफ्ट ब्रैकेट पे चार्ज बचा +1, यस सर, राइट ब्रैकेट पे चार्ज बचा -1।
यस सर। तो पहले वाले फर्स्ट वाले केस में +2 -2 चार्ज था, सेकंड वाले में +1 -1 चार्ज हो गया, राइट ना? यस सर। ऐसे ही थर्ड वाले पे आओगे तो चार्ज हो जाएगा 0 0। हाँ तो प्रॉब्लम है Yes, ना, sir. थर्ड वाले में चार्ज अगर 0 0 हो गया तब आप दो स्फीयर को एक साथ नहीं लिख सकते, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो गया दोनों स्फीयर्स के बीच में। देन इट इज नॉट Yes. सिंगल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तब फिर दोनों इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो। दैट इज द Yes. रीजन थर्ड कैन नॉट बी आइसोमर ऑफ द फर्स्ट वन। ओके सर। दोनों ब्रैकेट अगर 0 0 पे हैं तो दोनों ब्रैकेट अलग अलग लेकर के जाओ ना, दीज आर टू इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देन समझ में आई Yes. बात? ये ऑलमोस्ट हर प्लेस पे गलत किया हुआ है, तो इसका ध्यान रखना। यस सर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो देखो, लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं बेसिकली। ये मैं आइड्रू पे बता देता हूँ आपको। वैसे एम्बीडेंटेड और फ्लेक्सीडेंटेड दो होते हैं, दोनों ही बता देता हूँ क्या होते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, देखो। एम्बीडेंटेड लिगेंड, एक टर्म होती है एम्बीडेंटेड लिगेंड और दूसरी टर्म होती है फ्लेक्सीडेंटेड। देखो, एम्बीडेंटेड और फ्लेक्सीडेंटेड क्या होता है। एम्बीडेंटेड लिगेंड का मैं एग्जांपल से बताता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसका कॉमन एग्जांपल है NO2- या NO2, मतलब ठीक है, एक ही बात है। NO2 से बेटर वो ले लो आप, NO2 भी हो सकता है, साइनाइड ले लो, NO2 भी आएगा, मतलब साइनाइड हो जाए फिर NO2 आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। और फ्लेक्सीडेंटेड का होता है सल्फेट आयन। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर बेसिकली ये होता है CN- होता है ना, CN- का पहले स्ट्रक्चर बनाओ। ये होता है कार्बन, एक नाइट्रोजन। अब सबसे पहले बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन ने अपना ट्रिपल बॉन्ड बनाया, अब बचा नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे लगेगा? नाइट्रोजन की तो वैलेंसी हो गई सेटिस्फाई, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लगेगा कार्बन के ऊपर, है ना। एक काम करता हूँ, ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। फ्लेक्सीडेंटेड अभी सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अब देखो इसके अंदर यार इंटरेस्टिंग चीज़ ये है बेसिकली कि, एक मिनट रुको, चलो क्या हुआ, सेलेक्ट कहाँ से होता है? अच्छा, वो फ्लेक्सीडेंटेड के लिए जगह नहीं बचेगी, तो मैं फ्लेक्सीडेंटेड इसके बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले लेट में डिस्कस एम्बीडेंटेड होंगे। एक तो ये हुआ CN-। इसी को CN- को देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, NC-। ये साइनाइड होता है, साइनो कॉम्प्लेक्स, और इसको हम कहते हैं आइसोसाइनाइड या आइसोसाइनो कॉम्प्लेक्स। ये जो आइसो वर्ड है, दिस आइसो वर्ड इज यूज फॉर नाइट्रोजन लिंकेज। अरे क्या हो रहा है यार निखिल, इस समय लेक्चर चल रहा है, कोई भी व्यक्ति रूम में आए फैकल्टी मेंबर्स के अलावा, उनको बोलो प्लीज बाहर जाइए। सर बाहर जाने दो। और कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो जो भी पर्सन आए मेरी बात करवा दीजिए उनसे। TR सर। ये सर। सर लेक्चर चल रहा है शायद यहाँ पे। ये सर मैंने बता दिया सबको, मतलब इसलिए मैं बाहर खड़ा था कि कोई अंदर ना आए। तो फिर मतलब इतना मूवमेंट क्यों हो रहा था अंदर? क्या सर? मूवमेंट क्यों हो रहा था इतना अंदर क्लासरूम में? Why the people were coming inside? सर मैं थोड़ा इधर देख, सर अब अंदर कोई नहीं आएगा सर। जाइए प्लीज। हाँ, यस सर। तो देखो दो तरह के होते हैं, साइनो एंड आइसोसाइनो। एक हो गया CN- और एक हो गया NC-, राइट। तो साइनो कॉम्प्लेक्स एंड आइसोसाइनो कॉम्प्लेक्स, नाइट्रोजन लिंकेज, नाइट्रोजन लिंकेज जब भी होता है उस समय आइसो वर्ड यूज करता है। आइसो वर्ड इज स्पेसिफिकली बीइंग यूज्ड फॉर नाइट्रोजन। समझ में आई बात? यस। राइट। तो अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन लिंकेज कैसे आएगा, पहले इस बात को समझो। NC- का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करो, राइट। 1 नाइट्रोजन एंड 1 कार्बन। अब देखो इसके अंदर बॉन्डिंग कैसे होगी। सबसे पहले आप एक डबल बॉन्ड बनाओ यहाँ पे। ट्रिपल। रुको, वेट, गो स्टेप बाय स्टेप। पहले एक डबल बॉन्ड बनाओ। अब इसके बाद में क्या होगा कि आपने एक डबल बॉन्ड जैसे बना दिया तो नेगेटिव चार्ज, एक मिनट लेट मी सी, रुको मुझे सोचने दो, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रक्चर में ये आपने डबल बॉन्ड बनाया, उसके बाद इफ यू डू, हाँ राइट। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज कहाँ पे होगा, तो इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो कार्बन पे होता है।
एक मिनट यार, तो मैंने ये फर्स्ट वाला मैंने फर्स्ट वाला गलत बना दिया है। रुको, मुझे दोनों के स्ट्रक्चर्स पैरेलली बनाने दो, इसको मैं बाद में बनाता हूँ। तो ये फर्स्ट वाला मैंने गलत बना दिया है ना। फर्स्ट वाले में अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी 4 वैलेंसी थोड़ी आ जाएगी। तो 3 रहेगी। हाँ, तो ये गलत बन गया है ना बेसिकली। वापस से बना देते हैं इसको अपन। वापस से एक कार्बन लेते हैं, एक नाइट्रोजन लेते हैं। मान लो कि सपोज द मोमेंट आई एम ड्राइंग नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन, तो 3 वैलेंसी हो गई ना, तो फिर तो ये सीधे सीधे C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। तो अगर ये C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया तो इसके अंदर डोनर स्पीशी कौन सी होगी? अब इसके अंदर ठीक है, स्ट्रक्चर सही था, तो इसके अंदर डोनर स्पीशी अपनी हो जाएगी कार्बन। मतलब यहाँ पे कहीं मेटल होगा और कार्बन अब डोनेट किस वजह से कर रहा होगा? क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज की वजह से वो डोनर स्पीशी की तरह एक्ट करेगा ना। यस सर। राइट। अब अपन यहाँ पे आ जाते हैं, फिर कार्बन और ये नाइट्रोजन। तो अब नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। अब ठीक है, जैसे ही नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 3 के बजाय 2 हो गई ना। 2 हो गई। यस सर। तो अब देखो आप, जैसे ही ये डबल बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हुई नहीं हुई? हाँ, हो गई। नाइट्रोजन की वैलेंसी अगर सेटिस्फाई हो चुकी है तो अब कार्बन की वैलेंसी अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। कार्बन के पास में तो अभी भी एक लोन पेयर बचा हुआ है। यस सर। राइट। तो अभी तो कार्बन एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उस लोन पेयर को यूज करते हुए। यस सर। राइट। और अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर अब डोनर स्पीशी कौन है? मतलब यहाँ पे अगर मैं M रख दूंगा सपोज, तो दिस इज गोइंग टू बी द डोनर स्पीशी। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। यस सर। समझ में आई बातचीत आपको? यस सर। क्लियर? तो अब देखो Yes, कि sir. यहाँ पे नाइट्रोजन लिंकेज है और यहाँ पे कार्बन लिंकेज है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज साइनो एंड दिस इज नोन एज आइसोसाइनो। यस सर। तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वेदर इट इज साइनो और आइसोसाइनो, यहाँ पे भी ये मोनोडेंटेड है और यहाँ पे भी ये मोनोडेंटेड है। डेंटिसिटी मतलब कितने डोनर साइट्स हैं, तो दोनों में ही मोनोडेंटेड है। लेकिन जो डोनर साइट है बेसिकली, मतलब देखो ये तो फिक्स्ड हो गया, यहाँ पे भी मोनोडेंटेड है, यहाँ पे एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पे भी मोनोडेंटेड है। इट इज स्टिल फॉर्मिंग वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओनली। लेकिन चेंजेस Yes, sir. कहाँ पे आए कि जो डोनर साइट है DS, डोनर साइट में चेंजेस आए। यहाँ डोनर साइट कार्बन था और यहाँ डोनर साइट नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन हो गया। दिस इज नोन एज एम्बिडेंटेड लिगेंड कि मतलब उसकी डेंटिसिटी तो सेम रहेगी, राइट, लेकिन डोनर साइट चेंज हो जाएगी। यस सर। जो डेंटिसिटी है that is going to be same, but the donor site is changed. बात समझ में आई आपको? यस सर। दिस इज नोन एज एम्बिडेंटेड लिगेंड। यस सर। फ्लेक्सीडेंटेड भी बता देता हूँ अब मैं इसके बाद में आपको। फ्लेक्सीडेंटेड का कुछ फंडा इस तरीका होता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था SO4 तो देखो SO4 को ना मैं 2 अलग अलग तरीके से बना करके दिखाता हूँ आपको। SO4 बन रहा है, ध्यान से देखते जाना। देखो सबसे पहली चीज़ तो सल्फेट आयन के अंदर मेरे पास जो लिबर्टीज़ हैं डोनर साइड के लिए, मेरे पास 2 तरह की लिबर्टी होती है। एक तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन। एक के पास नेगेटिव चार्ज है, दूसरे के पास लोन पेयर है। सो आई विल गो फॉर नेगेटिवली चार्ज क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। यस सर। तो डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज वाले में से डबल बॉन्ड को मैंने एज अ डोनर साइड रिजेक्ट कर दिया, नेगेटिव चार्ज वाले को कंसिडर किया। और जब Yes, मैं sir. नेगेटिव चार्ज वाले को कंसिडर करता हूँ तो दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज जो मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ। ध्यान से लिखते जाना तो थोड़ी अपने आप क्लैरिटी आनी स्टार्ट होगी। मैंने क्या किया है कि मैंने लेफ्ट वाले के अंदर इसको रखा है मोनोडेंटेड, और मैंने लेफ्ट वाले के अंदर इसी को कर दिया बाइडेंटेड। यस सर। समझ में आई ना बात? बाइडेंटेड हाँ. मतलब एक ही लिगेंड है लेकिन 2 डोनर साइट है। मोनोडेंटेड मतलब एक लिगेंड है और एक ही डोनर साइट है, राइट। ऐसे Yes, sir. ये होता है ना, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटेट आयन एक ही लिगेंड होता है, 6 डोनर साइट होती है, तो हेक्साडेंटेड हो Yes, जाता है sir. वो, राइट। तो अब इसके अंदर दिस इज नोन एज फ्लेक्सीडेंटेड। तो मतलब अगर ध्यान से देखोगे कि फ्लेक्सीडेंटेड के अंदर, मी राइट इट डाउन ओवर हियर, फ्लेक्सीडेंटेड के अंदर जो डेंटिसिटी है, डेंटिसिटी वेरिएबल हो गई।
और जो डोनर साइट है वो फिक्स रही। इवेंचुअली यही हो रहा है ना? यस सर। क्लियर विद दिस? यस सर। अब इनमें से अगर आप मुझसे पूछोगे कि स्टेबल कौन सा होगा 1 या 2 में से, तो स्टेबल बेसिकली ये होगा। ऑल्दो आइसोमेरिज्म से कोई लेना देना नहीं है। उसकी वजह ये है, आप सेकंड वाले के अंदर देखो कि बेसिकली जो रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज 1। एक काम करता हूँ, एक दूसरे कलर से लिखता हूँ इसको मैं, तो आपको और क्लैरिटी के साथ दिखाई देगा। लेट मी टेक दिस कलर, ध्यान से देखना। 1 2 3 4, आपके पास में टोटल 4 मेंबर्स हैं रिंग में, तो 4 मेंबर रिंग इज ऑलवेज स्टेबल, ऑलवेज अनस्टेबल। केवल 5 और 6 मेंबर रिंग्स स्टेबल होती हैं, उसके नीचे उसके ऊपर सारी रिंग्स अनस्टेबल होती हैं। बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी है ये, एंगल स्ट्रेन आ जाता है उनके अंदर, इस वजह से अनस्टेबल होती हैं। यस सर। समझ में आई बातचीत? राइट। तो मैंने ये 2 को अनस्टेबल इसलिए कहा था क्योंकि 4 मेंबर रिंग बन गई है। यही अगर 5 मेंबर रिंग बन जाती तो आंसर इसका रिवर्स हो जाता। राइट। 5 and 6 membered rings are stable, rest all rings are unstable यस सर। due to angle strain. राइट। तो ये होता है फ्लेक्सी-एंडेड और एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब आ जाओ अब जरा इस चीज़ के ऊपर। यहाँ पे अब अगर आप ध्यान से देखना स्टार्ट करेंगे तो लिंकेज आइसोमेरिज्म तो सिंपल वही है, जैसे साइनाइड था ना, एम्बीडेंटेड पे होता है वो। तो जैसे साइनाइड था वैसे ही NO2 है, देखो ऑक्सीजन लिंकेज हो सकता है और नाइट्रोजन लिंकेज हो सकता है। यस सर। यस सर। राइट। N नाइट्रो और O नाइट्रो। राइट। तो नाइट्रो कॉम्प्लेक्स और नाइट्रीटो कॉम्प्लेक्स। So this is known as linkage isomerism कि वो लिंक किस चीज से हो रहा है बेसिकली। समझ में आ गई बातचीत? यस सर। क्लियर है? आगे बढ़ें। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, तुम्हें खुद ही क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली इस डायग्राम के अंदर बहुत ही सिंपली दिखाई दे रहा है NH3 CO OH। तो बेसिकली ये ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर देखो मल्टी सेंट्रल एटम होता है, ये 2 कोबाल्ट हैं बेसिकली। इसका देखो लिंकेज बताता हूँ मैं तुम्हें, लिंकेज एक्सप्लेन करता हूँ। इधर लेफ्ट वाला कोबाल्ट देखो, ये कोबाल्ट है, इसके साथ 4 अमोनिया लगे हुए हैं। इसके साथ OH के मैं काम करता हूँ, स्ट्रक्चर बना देता हूँ, नहीं तो तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का पहले मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आपको, ये है किस तरह का, क्योंकि आपने इससे पहले देखा नहीं होगा। ये इस तरह का है, देखो ये कोबाल्ट है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 ये जो 4 हैं ये अमोनिया लगे हुए हैं। इसके बाद में क्या है, ये जो OH ग्रुप है इस तरीके से होता है, ये ब्रिज बना रहा होता है ये दोनों कोबाल्ट के बीच में। OH एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है, OH माइनस है इनफैक्ट वो। तो यस सर। ये OH4 इसने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे OH होल ट्वाइस आएगा, ये ध्यान रखना, मिसप्रिंट है। ओके सर। OH एक मिनट, सॉरी OH4 सही लिखा हुआ है, लुक वाई, वो मैंने उसके आगे का नहीं देखा था ना। इसके आगे बेसिकली ये रहेगा 1 2, एक मिनट यार मुझे सोचने दो। हाँ ठीक है, सॉरी, हाँ गलत लिखा OH होल्ड, मैं वो देख रहा था। एक्चुअली दोनों कोबाल्ट का 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, तो दूसरे वाले कोबाल्ट का भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेटिस्फाई हो ही रहा है, क्योंकि 2 अमोनिया यहाँ पे आ रहे हैं और उसके बाद में 2 Cl है वो यहाँ पे आ रहे हैं, है यस ना। सर। तो अब समझ में आया? देखो हर एक कोबाल्ट के अराउंड कितने बॉन्ड है? 6 बॉन्ड है, यस सर। तो हो गया ना 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। यस सर। अब वो इवेंचुअली आपसे क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन में एक ही पर्टिकुलर ब्रिज के अबाउट पोजीशंस को चेंज कर रहा है। देखो लेफ्ट वाले में 4 अमोनिया इस साइड में थे और राइट वाले में 3 अमोनिया 1 Cl आ गए। एक अमोनिया को उठा करके दूसरे वाले कोबाल्ट को दे दिया गया। यस सर। समझ आया? एक्चुअली रिडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है वो इस ब्रिज के अराउंड अबाउट लिगेंड्स का। ब्रिज में जो लेफ्ट में और जो Yes, sir. राइट में है उनको एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहा है, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। यस सर। क्लियर हो गया बेसिकली? राइट। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला होता है लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो लिगेंड आइसोमेरिज्म क्या होता है उसको देखिए, बहुत सिंपल है। लिगेंड आइसोमेरिज्म में कुछ भी नहीं है, वो कह रहा है कि आप ऐसा लिगेंड ले लो जो खुद ही आइसोमेरिज्म शो करता हो। तो जैसे देखो उसने एग्जांपल दिया ना, आप लिगेंड लो 1 2 डाइएमिनोप्रोपेन और उसी को 1 3 डाइएमिनोप्रोपेन आप लिखोगे, फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना। 1 2 और 1 3 पोजीशन पे अमोनिया ही तो वाइब्रेट कर रहा है ना। हाइड्रो Yes, पे sir. देखो ये 3 कार्बन है, राइट। आप यहाँ पे और यहाँ पे लगाओगे तो 1 2 डाइएमिनोप्रोपेन हो जाएगा, ये रहा। यस सर। ये 1 2 डाइएमिनोप्रोपेन है, राइट। और 1 3 क्या हो जाएगा, यहाँ एक अमोनिया लगा दो और यहाँ एक अमोनिया लगा दो, 1 3 डाइएमिनोप्रोपेन। यस सर। समझ में आएगा? तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट इज इवेंचुअली सेइंग कि ये एक मेटल है और ये एक मेटल है। मैं
राइट, है ना। तो डोनर साइड्स तो यही है दादा, ये बाइडेंटेड पहले भी था, ये अभी भी बाइडेंटेड है यस सर। है ना। लेकिन लिगेंड खुद आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, क्योंकि ये जो रिंग बन रही है यहाँ पे लिगेंड के अंदर, और यहाँ पे जो बन रही है उसके मेंबर्स अलग अलग हो गए हैं। यस सर। समझ में आई बातचीत। तो ऐसा लिगेंड जो खुद ही आइसोमेरिज्म अपने अंदर शो करता हो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स लिगेंड खुद ही अपने स्ट्रक्चर में आइसोमेरिज्म जो शो करेगा उसको लिगेंड आइसोमेरिज्म कहेंगे। यस सर। मेंबर्स अलग अलग हो गए ना, इसमें 3 कार्बन आ रहे हैं रिंग में, इसमें 2 कार्बन आ रहे हैं। यस सर। राइट, दिस इज नोन एज लिगेंड आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया। आगे बढ़ाते हैं। इसके अंदर आगे बड़ी सिंपल सी चीज है, देखो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म में कुछ कर नीचे जो डायग्राम और जो टेबल बनी हुई है ना, बस उसको देख, अपने आप ही क्लैरिटी आ जाएगी। पॉलीमर मतलब वही है यार कि तू CH4 है, इसको अगर मोनोमर कहेगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, C2H8 को उसका डाइमर कहूंगा मैं, और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दे ट्राइमर कहूंगा, एंड सो ऑन पॉलीमर। समझ में आई बात। यस सर। तो देख टेबल एक बना रखी है 1 2 3 4, अलग अलग तरह से फॉर्मूलेज और वो ब्रैकेट्स को लिख लिया, लेकिन सब में कोबाल्ट अमोनिया और NO2 का जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है 1:3:3, फिर 2 से 6, फिर 2 से 6, 5 15 15। तो सबसे पहले वाले को ओरिजिनल कंपाउंड मान लो, थर्ड और सेकंड और थर्ड आर द डाइमर ऑफ 1 एंड फोर्थ वन इज द पेंटामर ऑफ 1 या पॉलीमर। समझ आ गई ना बातचीत। क्लियर, राइट। सिंपल इस एग्जांपल से क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, यस सर। चलो तो इसके आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो में आज अपन ज्योमेट्रिकल वाला पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला मैंने आपको पार्ट दिया है तो एक बार थोड़ा पढ़ भी लेना, और वो मटेरियल भी दिया है तो उसमें तो आइसोमेरिज्म के 1-2 ही क्वेश्चन है, बाकी नॉमेनक्लेचर हाइब्रिडाइजेशन एक बार उससे सॉल्व कर लेना, राइट। ताकि मैं कल ही आपका Yes, एक और लेक्चर भी लगा दूंगा, तो MS सर है मेरे साथ में पढ़ाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वो आपको ये कोई डाउट होगा तो सॉल्व भी करवा देंगे पूरा। सर कल टेस्ट चलेगा? अरे नहीं, कल तो मेटलर्जी का मेरा ही लेक्चर है, तो ये तो परसों ही होगा। नहीं, कल वो मैंने बोल दिया TR सर को, वो टेस्ट तो स्कूल आवर्स में रहेगा। मैं 2:50 से 4:15 तक मेटलर्जी का लेक्चर लेने वाला हूँ। ओके सर। हाँ, तो चलो अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे आते हैं। ये तो कंप्लीट करें अपन पहले। देखो, ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है ना, बेसिकली ज्योमेट्रिकल और सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल और सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है? सिस मतलब एडजेसेंट पोजीशन, ट्रांस मतलब अपोजिट पोजीशन। यस सर। समझ में आ गई बातचीत। तो सिस और ट्रांस का अगर ये मतलब होता है तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि एक सेकेंड, एक चीज़ देखने दे। हाँ, जस्ट अ मोमेंट निकल यार, उसमें बस ये 3 ही है, 11 12 13। देख के बताइए, एक सेकेंड निकल। हाँ निखिल, चलो ठीक। ज्योमेट्रिकल और सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, तो देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ज्योमेट्रिकल और सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म कि दीज ये जो लिगेंड्स होते हैं, अब देखो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज मैंने डिफाइन की हैं, तो उसको पहले ध्यान से देख लो। डबल ए मैंने दिया सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, AB को दे दिया अनसिमेट्रिकल। देखो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का फंडा बहुत ही सिंपल है। सिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल के अंदर बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में ये कहा हुआ है। ए मतलब आई ड्रू पे बता देता हूँ मैं आपको। ए मतलब इस टाइप का होगा, देखो नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ मैं। जैसे ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगा रखा है आपने, तो ये हो गया डबल ए टाइप का। और नहीं, ये हो गया सॉरी AB टाइप का। और यहाँ पे अगर एक नाइट्रोजन है, एक और नाइट्रोजन है, ये हो गया ए। मतलब अगर वो सेम तरह का डोनर स्पीशी मुझे मिल रहा है ना, उसको मैं सिमेट्रिकल कहूँगा। अलग अलग मिल रहे हैं तो उसको मैं अनसिमेट्रिकल कहूँगा। यस सर। समझ आ गई बातचीत। तो ये मतलब एक नोटेशन। अच्छा, ये कैप्स में है, ये ध्यान रखना। अगर स्मॉल मैं ए ले रहा हूँ ना, तो ये देखो, ये वाले तो हो गए पॉलीडेंटेड लिगेंड, स्मॉल वाला होता है मोनोडेंटेड। मतलब कहीं पे भी मैं स्मॉल ए अगर लूंगा ना, तो मोनोडेंटेड वाले उसके लिए लूंगा। मतलब ये देख, मैं कलर से बताता हूँ तेरे को। अभी वैसे ये जो रिंग होती है ना, ये अभी जो रिंग मैं बना रहा हूँ, इस टाइप की रिंग जिनमें बन जाती है ना, तो उनका नोटेशन हम कैपिटल से करते हैं। और एक है कि सीधे सीधे CL है, तो उसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यस सर। समझ आ गया? मतलब स्मॉल ए, स्मॉल बी, इस टाइप से। यस सर। तो स्मॉल नोटेशन दे दिया कि जिनके अंदर खुद इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है। कैपिटल नोटेशन दे दिया जिनके खुद के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं। लॉजिक समझ में आया आप सभी को? यस क्लियर सर। है? अच्छा, तो अब आगे देखो। अब आगे इसके अंदर बड़ी सिंपल सी चीज़ है, सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक। अब देखो, पहला वो कह रहा है कि वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में डिस्कस कर रहा है, फिर 6 में डिस्कस करेंगे।
तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, दिस 4 कोऑर्डिनेशन नंबर मे बी आइदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, दो ही तरह की पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है ना। यस सर। निखिल मेरे को 1 मिनट दे, लेट मी गिव यू अ कॉल बैक। हाँ निखिल सॉरी। तो मैं ये बता रहा था, जैसे टेट्राहेड्रल, ये जो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है इसमें कोई भी कंपाउंड या तो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। तो देख व्हाट इट इज एग्जैक्टली ट्राइंग टू टेल यू ना कि बेसिकली जो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, उसमें टेट्राहेड्रल में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आई टेल यू द रीज़न। तुम अगर ध्यान से देखोगे, तुम एक काम करो, आईड्रो हटाओ, मेरे को स्काइप की बड़ी वाली स्क्रीन पे ले लो तो तुम्हें दिखाई देगा। पेन दो। हाँ, स्काइप की बड़ी वाली स्क्रीन पे ले लिया आपने मुझे? यस सर। तो देखो अभी आपको दिखाई देगा। देखो टेट्राहेड्रल होता कैसा है, मैं 1 मिनट आईड्रो पे पहले बताता हूँ, 1 सेकंड आईड्रो पे आओ वापस, उसके बाद मैं आपको शो करूँगा ये मैं। टेट्राहेड्रल क्या होता है? टेट्राहेड्रल ऐसा होता है, देख बीच में सेंट्रल एटम होगा, राइट। 3 पॉइंट्स कैन ऑलवेज बी टेकन इन वन प्लेन। ये आप एग्री करते हो? यस सर। तो आप अगर ध्यान से देखोगे, आप तो एक काम करो, जैसे ये ABCD कुछ लिख लेते हैं, मान लो 4 अलग ही लिगेंड है, चारों अलग अलग ले लो आप। तो A B और C। अब मैं एक डॉटेड लाइन बना रहा हूँ। इस डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि बेसिकली A B और C को मैं ले रहा हूँ आपके बोर्ड के प्लेन में, आपकी स्क्रीन के प्लेन में, और M उससे थोड़ा सा ऊपर है, मतलब आपकी वाली साइड में है, बाहर आता हुआ, यस सर, है ना। और फिर ये जो है मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे कहीं D है, मतलब ये M, मतलब देखो ऐसे हुआ, सब आपकी साइड से शुरू करोगे, सबसे पहले आपको D मिलेगा, फिर M मिलेगा, और फिर स्क्रीन पे ABC मिलेंगे। यस सर। समझ में आई बातचीत? तो बेसिकली अब इसके अंदर हो क्या रहा है, अगर तू ध्यान से देखेगा, इनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्रीज 28 मिनट, यही होता है ना, राइट। तो अगर तू किसी भी तरीके से देख लेगा, तेरे को अगर 2 लिगेंड देखने हैं तो एडजेसेंट ही मिलेंगे ना, कहीं से भी देख ले तू घूम फिर के, सारे एक दूसरे से एडजेसेंट ही हैं। यस सर। समझ आई बात? तो ऑल आर एडजेसेंट टू ईच अदर, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एडजेसेंट ट्रांस। तो किसी को भी ले ले, D is adjacent to A, C and B all. C is also adjacent to A, B, D. कहीं से भी ले ले, एक को ले ले, तीनों से एडजेसेंट है वो। यस सर। समझ में आई ना बातचीत, राइट, है ना। किसी से ऐसा कोई अपोजिट वाली चीज है ही नहीं, मतलब वो आप कह लो कि एक इंटरमीडिएट टाइप की सिचुएशन है। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ एडजेसेंट ट्रांस इन टेट्राहेड्रल। यस सर। क्लियर हो गया ना? यस सर। बात समझ में आ गई? अच्छा, वापस आ जाओ PDF फाइल पे। तो इसके अंदर ऐसा होगा, टेट्राहेड्रल का तो उसने इसीलिए बोल दिया, सारे लिगेंड भैया एडजेसेंट ही होते हैं और कोई सिस ट्रांस नहीं है। स्क्वायर प्लेनर में 90 पे जब होगा तो सिस और बाकी ट्रांस। अच्छा, इसके अंदर एक बेसिक फंडामेंटल तेरे को बता देता हूँ मैं। इसके अंदर एक बेसिक फंडामेंटल ये होता है कि आपके जो डिसीजंस होते हैं ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, डिसीजन लेने के लिए हम हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी आइडेंटिकल ग्रुप्स को देते हैं। ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी शैल बी गिवन टू आइडेंटिकल, सेकेंड प्रायोरिटी शैल बी गिवन टू अनआइडेंटिकल। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा आइडेंटिकल को दोगे, सेकेंड प्रायोरिटी अनआइडेंटिकल को दोगे। इसका क्या मीनिंग है मैं तेरे को भी बताता हूँ, देख PDF फाइल पे आओ, आपको समझ में आएगा। इसका देख, मैं थोड़ा नीचे ले जा करके तेरे को पहले एग्जांपल बता देता हूँ, सो दैट यू विल फील मोर कंफर्टेबल। हाँ, आप सेकेंड नंबर का एग्जांपल देखो, M_A2B2। यस सर। M_A2B2 के अंदर सिस और ट्रांस कैसे डिसाइड करोगे? तो मैं ये कह रहा हूँ कि M_A2B2 में सिस और ट्रांस ऐसे डिसाइड करेंगे, आइडेंटिकल मतलब दोनों A, अनआइडेंटिकल मतलब A एंड B अलग अलग चीज़ है। तो मैं ये कह रहा हूँ जिस समय दोनों A एडजेसेंट है ना, उसको सिस कहा गया है, और जिस समय दोनों ये सेकंड वाला ट्रांस वाला गलत बना हुआ है, इसमें दोनों A अपोजिट होंगे। समझ गया ना मेरी बात? यस सर। मतलब हाँ, वो B के बजाय A ऊपर रख ले बेसिकली। क्लियर हो गया ना क्या करना है, राइट, है ना। अच्छा, अब इसमें क्रिटिकलिटी ये थी, मैं ये भी तो कह सकता था कि जिसमें A और B एडजेसेंट होंगे वो सिस होगा। तो भैया A और B अगर एडजेसेंट होंगे और वो सिस होगा, तब तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, कहीं ना कहीं वो तो एडजेसेंट मिल ही जाएंगे। मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, आप समझ रहे हो मेरी बात? आप इसका ट्रांस आइसोमर बना करके देखो, ये देखो मैं इसका ट्रांस आइसोमर बना देता हूँ। ये इसका ट्रांस आइसोमर है, यहाँ पे दूसरा A यहाँ पे है, फिर ये B यहाँ पे आ रहा है, और फिर एक और B यहाँ पे आ रहा है। ये इसका ट्रांस आइसोमर है ना? यस सर। तो इसके अंदर A और B तो एडजेसेंट है ना? यस सर। बट मैं उसको ट्रांस आइसोमर कह रहा हूँ, मैं उसको सिस आइसोमर नहीं कह रहा हूँ। ये लॉजिक समझ में आया आपको? यस सर, वो आइडेंटिकल नहीं है। यस सर। क्लियर हो गया ना बेसिकली?
हाँ है ना, यस सर। राइट। तो बेसिकली पहली प्रायोरिटी अपन आइडेंटिकल को देंगे, लेकिन एक और चीज मैंने यहाँ पे बताई, ये प्रायोरिटी है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये रूल है, मतलब अगर इससे नहीं सॉल्व हो रही होगी देन वी विल सेकंड प्रायोरिटी पे विल गो फॉर द डिसीजन टेकिंग फ्रॉम अन आइडेंटिकल। उसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, इसी के जस्ट नीचे देख लो, यहीं पे कहीं पे मिल जाएगा। एक मिनट, इसमें ये नहीं मिलेगा, मतलब इससे तो दोनों चीज़ों में सेटिस्फाई हो रहा है ये। आई विल टेल यू, थोड़ा और नीचे जाने दो मुझे, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, बहुत कम केसेस होंगे बस उस टाइप के। हाँ ये देखो, ये जो 8th नंबर का है, देखो एम ए होल ट्वाइस ए टू, एम ए होल ट्वाइस ए टू का मतलब क्या है कि बेसिकली वो ए टाइप का, जिसमें सर्कल, मतलब वो उस टाइप का होगा। ए मतलब बाइडेंटेड हो गया ना, बाइडेंटेड सर्कल वाला 1,2 डाइएमिनो प्रोपेन, राइट। तो एम ए होल ट्वाइस, देखो वही होता है बेसिकली। जैसे अगर मुझे शो करना है, सपोज ये है 1,2 डाई अमीनो प्रोपेन, 1,2 डाई अमीनो प्रोपेन को अगर मुझे शो करना है ना, तो 1 2 3 यहाँ पे अमोनिया और यहाँ पे अमोनिया, ये 1,2 डाई अमीनो प्रोपेन है। तो मैं इसको, ये सही है लेकिन लिखने का नोटेशन ये नहीं है, लिखते तो बड़ी सिंपली हैं, दिस इज ए टाइप ऑफ द लिगैंड। तो इसको लिखने का बड़ा सिंपल तरीका होता है कि भैया ये एक, मतलब अगर मेटल के साथ में आप लिखोगे ना, तो मेटल यहाँ पे होगा, यहाँ नाइट्रोजन होगा, यहाँ नाइट्रोजन होगा, मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी सिंगल लाइन से शो करता है, और यहाँ पे बस एक रिंग बना करके छोड़ देंगे। ये पूरा इतना स्ट्रक्चर बनाता है। हाँ सर, ठीक है। मैं दे देता जनरल रिप्रेजेंटेशन, राइट। और ये जो मैंने लिखा हुआ है, दिस इज एक्चुअली नोन एज MAA। इसी में अगर ऐसा मान लो, अगर ये वाला है, मान लो इसी तरीके का एक और यूनिट यहाँ पे बन रहा है, सपोज द यूनिट इज लाइक दिस, M, यहाँ पे एक A है, यहाँ पे एक A है, और ये हो गया इधर। और इसी तरीके से यहाँ पे एक और यूनिट ये इस तरीके का आके बैठा है, BB मान लो उसको, मतलब दूसरा है ना, तो वो उस तरीके लिख रहा हूँ, ये एक बना करके बैठा हुआ है। या एक काम करो, ऐसा भी मत करो, इसको भी A कर लो, इसको A कर लो और इसको A कर लो, और यहाँ पे बना दो। तो इस यूनिट को मैं कहूँगा MAA होल ट्वाइस। यस सर, समझ में आई बातचीत? यस सर, क्लियर? और एक और तेरे को इसी तरीके का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। इसका एक और एग्जांपल हो जाएगा कि यहीं पे आप तो एक काम करो, इसके बजाय कलर चेंज करके बता देता हूँ तेरे को, इसके बजाय तुम तो B कर लो, यहाँ पे B कर लो और यहाँ पे B कर लो, तो ये हो जाएगा। अब इसको मैं लिखूंगा MAA और BB। यस सर, समझ में आ गई बातचीत? क्लियर? यस यस सर। ओके, नाउ अब ये वाला जो मैं आपको एग्जांपल रहा, अब इसमें देखो MAA। अब MAA में क्या होता है, देखो बनाया किस तरीके से है। AA को इसने सेम प्लेन में नहीं लिया है, M लिया, एक वर्टिकल वाला ऊपर वाला ये है और एक वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और फिर वहां पे रिंग बनाई है। समझ में आया तुम्हें रिंग कैसे बन रही है? यस सर, है ना, मतलब वो एक स्क्वायर के वो ऊपर जाओ और फिर इस साइड में कुछ तो आओ। क्लियर हो गया ना? तो अब क्या है यार, उससे डिसीजन लेना, अगर कोई चॉइस नहीं बचेगी तो लूंगा, लेकिन बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो मैंने कहा कि यहाँ पे एक मिनट, ये भी इसने ये, हाँ इसके नीचे वाला देखो, 9 वाला देखो, 8 भी आसान है क्योंकि 9 वाले में A भी है, A और B आर अनआइडेंटिकल, लेकिन मैंने डिसीजन A और B से ही लिया है। जिसमें A और B एडजेसेंट है ना, उसको मैंने कहा है सिर्फ, और जिसमें A और B ट्रांस में है उसको मैंने कहा है ट्रांस, क्योंकि इतने टिपिकल केस में और कोई चॉइस नहीं बची है। समझ आई बातचीत? 9th वाले में है ना। अब वो आइडेंटिकल से यार, वो रिंग्स वगैरह एक दूसरे के नीचे है नहीं, बहुत मुश्किल काम है, मतलब वो तो मजबूरी होगी तो करना ही पड़ेगा, है ना। मतलब आप ये AB भी हटा दो, कंपाउंड ही केवल MAA होल ट्वाइस दे देगा, तब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन दिस वाज द बेटर चॉइस, सो आई वेंट फॉर दिस, सेकंड प्रायोरिटी वाला यूज कर लिया मैंने। यस सर, क्लियर हुआ? लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं करते हैं, स्टार्ट से एक एक एग्जांपल देखना शुरू करते हैं और बेटर क्लैरिटी आ जाएगी। आप हमेशा पहले आइडेंटिकल से ही चूज करना शुरू करते हो। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, आ जाओ। सबसे पहला नंबर 1 MA4 MA3B और AB3। उसने कहा कि ये आप ले लो स्क्वायर प्लेनर में, तो भैया ये तो सारे ही कैसे भी बना लो, सारे कहीं ना कहीं सेम पॉसिबल अरेंजमेंट है, कोई से ट्रांस होगा ही नहीं। यस सर, सब एडजेसेंट ही हैं एक दूसरे के, सब एडजेसेंट होंगे। यस सर, सर MA2B2 में वो ट्रांस गलत बना हुआ है, सही वाला मैंने अभी बता दिया था आपको, राइट। Yes, sir. दोनों A है जिसमें से एडजेसेंट है, वो से दूसरा वाला ट्रांस। क्लियर हुआ? यस सर,
एम ए बी सी डी में तो बेसिकली टोटल 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, तो इसलिए कोई सेस और ट्रांस हो गई नहीं, देखो सारे अलग अलग हैं। तो इसे मैंने किया क्या Yes, है, ए जो स्मॉल ए है उसकी पोजीशन फिक्स रखी है और फिर रोटेट किया है। पहले वाले में ए के रेस्पेक्ट में सी ट्रांस पे है, दूसरे वाले में बी ट्रांस पे है, तीसरे वाले में डी ट्रांस पे है, यस सर। और बाकी दोनों रिमेनिंग पोजीशन पे आ जाएंगे। तो दिस वुड बी 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मतलब बनाया कैसे है वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ओके सर। समझ में आ गई बातचीत? यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। एम ए टू बी सी, एम ए टू बी सी में डिसीजन किससे लेंगे? ए से लेंगे ना? ए से। हाँ, तो दोनों ए से एडजेसेंट हैं तो सेस, दोनों ए अपोजिट हैं तो ट्रांस। यस सर। रिमेनिंग पोजीशंस पे बी एंड सी। एम ए बी होल ट्वाइस, देखो एम ए बी होल ट्वाइस उसने बना रखा है। ए बी क्यों है? देखो राइट वाला फिगर देखो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसलिए ए बी है। अनसिमेट्रिकल, यस सर। ठीक है। अब इसमें सेस और ट्रांस कैसे चूज किया, देखो ध्यान से, जिसमें दोनों नाइट्रोजन एडजेसेंट हैं, देखो जिसमें दोनों नाइट्रोजन है वो सेस एडजेसेंट, और जिसमें दोनों नाइट्रोजन ट्रांस पे है वो ट्रांस। तो वो नीचे वाला ट्रांस है, उसके नीचे लिखा हुआ सेस है, ऊपर वाला फिगर Yes, sir. सेस है, नीचे वाला फिगर ट्रांस है। यस सर, आ गया। क्लियर हो गया ना? राइट? यस सर। हाँ। अब आ गया 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को देख लो। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में एम ए6, एम ए5 और एम ए डबल सारे एडजेसेंट पोजीशन है, तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, यस सर। है ना? अब यहाँ पे Yes, क्या है, sir. ये जनरल नोटेशन है, मैं बता रहा हूँ। लिगेंड्स आएंगे तो अपन कंपेयर कर लेंगे कौन सा वाला केस था। एम ए Yes, फोर sir. बी टू, एम ए फोर बी टू में डिसीजन कैसे लेंगे? बहुत सिंपल है, बी से। यस सर। बी से ले लो ना, मतलब ए तो Yes, sir. फिर ए से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ए में देखो Yes, sir. बी से A लिया से तो लेंगे। अब ये दोनों बी जब एडजेसेंट है, देखो एडजेसेंट है 90 डिग्री, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो 90 डिग्री एडजेसेंट पोजीशन। यस सर। समझ में आई ना बातचीत? और यहाँ पे अपोजिट 180 डिग्री पे है तो ट्रांस है। ओके सर। अब क्या है, ए से डिसीजन इसलिए नहीं ले सकता था मैं, क्योंकि सिस आइसोमर के अंदर भी आप अगर देखोगे तो डायगोनली अपोजिट वाले ए तो ट्रांस पे ही हैं। सिस वाले आइसोमर के अंदर डायगोनली अपोजिट ए वो तो स्टिल ट्रांस पे है। यस सर। तो इसलिए मैंने ए से डिसीजन नहीं लिया कि कुछ भी बना लो, दो ए तो ट्रांस पे मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। दैट्स व्हाई आई डिडंट Yes, टुक द sir. डिसीजन फ्रॉम ए, देन आई वेंट फॉर बी एंड बी पेयर। बी। यस सर। अभी भी मैं ए और बी का नहीं लिया ना, अभी भी आइडेंटिकल से डिसाइड किया है, लेकिन ए को छोड़ के बी को ले लिया। यस सर। राइट, अनआइडेंटिकल पे अभी भी नहीं किया हूं, अभी मैंने ए वर्सेस बी डिसीजन नहीं लिया। राइट, वो तो एक्सट्रीम केस है। यस सर। समझ में आई बातचीत? सर ये थर्ड वाला एग्जांपल हाँ. MA4BC। हाँ, अब MA4BC में कोई चॉइस नहीं है, यू हैव टू टेक बी वर्सेस सी, क्योंकि ए के अंदर तो वही प्रॉब्लम है, 4 ए आ गए हैं तो वो तो सिस और ट्रांस दोनों मिलेंगे, आप कैसे भी बना लो एक ही कॉन्फ़िगरेशन में। सर बट ये दोनों 180 पे है ना? नहीं, एक मिनट रुको यार, पहले डिसीजन किस चीज से लेना है वो समझो B and ना। C से। बी Yes, sir. वर्सेस सी से, ए से नहीं ले सकते। राइट, Okay, तो sir. बी वर्सेस सी से डिसीजन ले रहे हो तो बी और सी जिस समय 180 पे है तब ट्रांस है, और बी और सी जिस समय 90 पे है तब सिस है। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। फोर्थ वाला बता देता हूँ मैं आपको, इसी ऑफ कर दो। देखो फोर्थ वाला M A3B3 में ना, ये बेसिकली वैसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, ये क्वेश्चन आता था। इसको हम फेशियल और मेरिडिनल आइसोमर कहते हैं। सिस और ट्रांस से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये जो टर्म्स है ना, फेशियल एंड मेरिडिनल, वो समझ लो। इसमें क्या होता है ना, देखो फेशियल आइसोमर वो किसको कह रहा है? फेशियल आइसोमर वो उसको कह रहा है जिसके अंदर आप एक पूरा जो ऑक्टाहेड्रन है ना उसका एक फेस फॉर्म कर रहे हो। अब देखो ऑक्टाहेड्रन या स्क्वायर बाइपिरामिडल, इसके 6 फेजेस होते हैं। तो कौन से 6 फेजेस होते हैं वो, उसको आप इस बात को समझो। देखो वो 6 फेजेस होते हैं, आइडियो पे बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। आप ऑक्टाहेड्रन बनाते कैसे हो, ये एक है, क्लियर हुआ? इसके Yes, बाद sir. में हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप रख लो, ये एक लिगेंड है और ये दूसरा लिगेंड है, ठीक है। अब पहला फेज पता है कब बनेगा? आप पहला वो डॉटेड लाइन लेकर के आओ, यहाँ पे तुम्हें फेज दिखाई दिया। बेसिकली ये एक्स तुम्हारी साइड में है, इस एक्स को अगर बाकी के दोनों एक्स से मिलाओगे ना तो एक ट्रायंगुलर फेज में मिलेगा वो। समझ में आई बातचीत? यस सर। यस सर। है ना, वो बेसिकली मतलब ट्रायंगुलर फेज में मिल जाएगा ना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये अगर एक ऑब्जर्वर है, ये एक ऑब्जर्वर है और ये इस प्लेन में नहीं है, नॉट मतलब आउट ऑफ प्लेन है ये ऑब्जर्वर, तो वो एग्जैक्टली उस ट्रायंगुलर फेस के सामने खड़ा हुआ है। समझ में आया तुम्हें? यस सर।
भाई वो जो ट्राइंगल है वो तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा ना। आपने हॉरिजॉन्टल वाले दोनों एक्स को एक एक लाइन से मिलाया। देखो मैं कलर दूसरा बना देता हूँ तो और बेटर क्लैरिटी आ जाएगी। मैंने ये किया है इसके अंदर, आप इसको मिला दो। और ये जो ब्लू वाला ट्राइंगल है ना ABC, यस सर, फ्रंट। दिस इज वन फेज, और इस फेज के जस्ट सामने एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, तो ये एक फेज बन गया ना। तो इसी तरीके से आप हर बार जब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को मिलाओगे ना तो टोटल 6 फेजेस बनते हैं ऑक्टाहेड्रल के। ओके सर। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रन। ऐसे ही इधर राइट में बन जाएगा, राइट, फिर वो नीचे वाले का बनाओगे। तो द पॉइंट इज कि जब एक ही पर्टिकुलर आइडेंटिकल डोनर साइट एक पूरा फेज फॉर्म करती है ना, उसको हम कहते हैं फेशियल आइसोमर। आप पीडीएफ फाइल पे आकर के देखो, आपके पास तीनों ए एक फेज फॉर्म कर रहे हैं और तीनों बी नीचे वाला फेज फॉर्म कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फेशियल आइसोमर। यस सर। समझ में आ गया ना? तीनों ए को मिला दो और तीनों बी को मिला दो, आपको दो अलग अलग फेजेस मिलेंगे। एक तीनों ए को मिलाओगे तो राइट साइड वाला फेज मिलेगा, तीनों बी को मिलाओगे तो लेफ्ट साइड वाला फेज मिलेगा, है ना? तो दिस इज नोन एज फेशियल आइसोमेरिज्म, राइट। और मेरिडियनल, फिर से मैं आइड्रो में बताता हूँ। बेसिकली मेरिडियनल ये होता है कि ये क्या है, यहाँ पे एक एक्स आया, यहाँ पे दूसरा एक्स आया, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है सारी की सारी चीजें, और यहाँ पे एक और एक्स आया, राइट। ये 3 एक्स हैं बेसिकली, और यहाँ पे बेसिकली आप एक काम ये कर रहे हो कि ये एक ब्लैक लाइन जो मैं बना रहा हूँ ना, एक तो फेस था, ये मेरिडियन होता है। ये जो ब्लैक लाइन में बनाई है दिस इज मेरिडियन, मतलब वो बाउंड्री लाइन इस शेप को जो कंप्लीट करती है। एक और हाफ होगा वो बनाया नहीं है। तो ये जो मेरिडियन होती है ना, जो बाउंड्री लाइन इस शेप की जो डिनोट करती है, जब एक ही तरह के आइसोमर्स जब एक ही तरह की डोनर साइड मेरिडियन फॉर्म करती है, देन इट इज नोन एज मेरिडियनल। आप देखो सेकंड वाले में तीनों बी, इन तीनों बी को जब आप मिलाओगे ना तो बेसिकली ये एक मेरिडियन फॉर्म कर रहे हैं। ये बॉन्ड्स नहीं है, ये वाली जो लाइन मैंने बनाई है बॉन्ड थोड़ी है, बॉन्ड तो केवल मेटल के साथ में है। ये वाली लाइंस तो मेरिडियन शो करने के लिए बना रखी है मैंने, यस सर, राइट। तो फेशियल एंड मेरिडियनल आइसोमर, इसी को हम कहते हैं 1 2 3 या 1 2 6 आइसोमर। एंड फेशियल वाले को सिस आइसोमर कहते हैं, मेरिडियन वाले को ट्रांस आइसोमर कहते हैं, क्योंकि फेशियल में वो सारे एडजेसेंट पे होते हैं आइडेंटिकल वाले। समझ में आई बात? राइट, है ना? मैक्सिमम सिस पोजीशन बेसिकली फेशियल में मिलती है ना, इसलिए उसको सिस आइसोमर। मतलब आइडियली अगर तुम कॉन्सेप्चुअली मुझसे पूछोगे तो सारे दुनिया के सारे कॉम्बिनेशन मिला करके आइडेंटिकल सब ले लो, सारे कॉम्बिनेशन पेयर मिला लो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, और हर एक के आगे लिख दो कि ये सिस है, ये ट्रांस है, ये सिस है, ये ट्रांस है। जिसमें मैक्सिमम सिस पोजीशंस होती हैं उसको हम सिस आइसोमर कहते हैं, जिसमें मैक्सिमम ट्रांस पोजीशन होती है उसको हम ट्रांस आइसोमर कहते हैं। दिस इज द एक्चुअल फंडामेंटल। यस सर। समझ आई बात? तो जो फेशियल है उसमें दिख ही रहा है, सबसे ज्यादा सिस पोजीशन उसी में मिलेंगी, राइट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिस आइसोमर, मेरिडियनल इज नोन एज ट्रांस आइसोमर। अब देखो आगे फिफ्थ वाले के अंदर Ma2 B2 C2। तो Ma2 B2 C2 में देखो टोटल 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। सिस और ट्रांस मैंने कौन से बनाए हैं पहले वो समझ लो। सिस और ट्रांस बेसिकली मैंने वो वाले बना दिए हैं अब इसके अंदर कि Ma2 B2 C2 है ना ये, तो Ma2 B2 C2 के अंदर ये M है, यहाँ पे है, यहाँ पे B है। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, जब तीनों आइडेंटिकल वाले सिस पे हैं तो उसको मैंने सिस कहा है। देखो दोनों A भी सिस पे हैं, दोनों B भी सिस पे हैं और दोनों C भी सिस पे हैं सिस में। यस सर। All 3 identical ones are at cis position। ट्रांस मैंने किसको कहा है, जब एक ट्रांस पे है जब तीनों आइडेंटिकल वाले ट्रांस पे हैं, दोनों ए ट्रांस पे हैं, दोनों बी ट्रांस पे हैं और दोनों सी ट्रांस पे हैं। यस सर। अच्छा, रिमेनिंग 3 और अरेंजमेंट पॉसिबल थे इसलिए मैंने उनको भी लिखा है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके पूछे जाएंगे तो 5 होते हैं। देखो उसके अंदर क्या किया है मैंने, उसके अंदर मैंने थर्ड वाले में बी वाला ट्रांस पे है और बाकी के दोनों पेयर सिस पे हैं, मतलब ए सिस, सी सिस और बी ट्रांस। यस सर। समझ आई बात? तो बेसिकली अब मैं 3 अरेंजमेंट बना सकता हूँ। आप बी को ट्रांस पे रखो, ए को सिस पे, ऐसे ही ए सिस बी एंड सी, ए ट्रांस बी एंड सी सिस, ऐसे ही सी ट्रांस ए एंड बी सिस। यस सर। मतलब 1 ट्रांस एंड 2 एक्सिस। वो नीचे वाले थोड़े से मिसप्रिंट हो गए हैं इसलिए बनाया, नीचे वाले में फिर से उसने वही डायग्राम रिप्लिकेट कर दिया है तो वो गड़बड़ हो गया है। 5th वन सही है, जो मिसिंग है वो वाला है जिसमें दोनों ए ट्रांस पे होंगे और बी एंड सी सिस पे होंगे। समझ गए ना? यस सर। है ना? क्लियर हो गया? तो टोटल 5 Yes, sir. ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे
एक आइडेंटिकल ट्रांस, बाकी के 2 सिस पे, ऐसे 3 बनेंगे। और ऑल सिस एंड ऑल ट्रांस वाले 2 अलग अलग बनेंगे, तो वो सिस एंड ट्रांस हो जाएंगे। यस सर। समझ में आ गई बातचीत? क्लियर? 7th वाला जो है MABCDEF, इसमें सिंपल याद रखना है 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, क्योंकि ये जनरली वैसे पूछ लेते हैं। निकालना तो मतलब पॉसिबल है, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा उसके कॉम्बिनेशंस बनाने में। क्लियर? Yes, sir. मतलब इसी तरीके बना सकते हो, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, ओके सर। राइट? इसके बाद में है अपने पास में वी हैव दिस MA होल ट्वाइस A2। किससे डिसाइड करेंगे? छोटे वाले A से डिसाइड करूंगा मैं, तो आसान होगा उससे करना। यस सर। बस तो छोटे वाले A से कर लो, जिसमें छोटे वाला A सिस पे है वो सिस, बाकी का ट्रांस। समझ में आ गई ना बात? यस सर। अच्छा, एक चीज ये हमेशा ध्यान रखना, इसमें जस्ट बता देता हूँ, क्रॉस रिंग्स का भी। अरे यार क्या हुआ, इतनी नॉइज क्यों आ रही है आसपास से? क्या प्रॉब्लम है रूम के अंदर? कुछ सर ऐसी ही आ रही हूँ। अच्छा, एक ये चीज कभी मत करना। आई हैव सीन पीपल डूइंग दिस। MA होल ट्वाइस बना रहा हूँ, MA होल ट्वाइस फॉर्म किया मैं। इसके अंदर आई हैव सीन पीपल डूइंग दिस काइंड ऑफ द फुलिशनेस ऑल्सो। कई बार वो ये करते हैं कि यहाँ से रिंग चली, यहाँ चली गई, और ये रिंग स्टार्ट हुई, यहाँ चली गई। ये बेवकूफ़ी मत करना कभी भी, ऐसा नहीं होता है। अरे वो तुम कर ही नहीं सकते ना, मतलब इसके पीछे ये जो तुम रिंग बना रहे हो, ये तो उसका पार्ट है यार, ये दोनों ए उसी से ही जुड़े हुए हैं। तो मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आधा एक कॉर्नर में चला है, दूसरा एक कॉर्नर में लिगेंड को स्ट्रेच थोड़ी करने वाले हो। समझ आ गई ना बात? तो ये कभी नहीं होता है, राइट ना? वो रिंग बनाते बनाते वो भूल जाते हैं कि वो एक ही चीज का स्ट्रक्चर था। क्लियर हुआ? यस सर। राइट, वापस आ जाते हैं। तो इसका हो गया MA होल ट्वाइस AB। किससे डिसीजन लेंगे? A और B से। 9th वाला MA होल ट्वाइस AB, डिसीजन विल बी A वर्सेस B। सर A एंड B। A एंड B से लोगे ना, रिंग को कौन चेक करेगा यार, इतना टाइम थोड़ी है, राइट? 10th वाला फिर से A वर्सेस B से ले रहे हैं, लेकिन इसके अंदर 3 ज्योमेट्रीज आ जाएंगी। देखो सिस कौन सा है जिसमें दोनों A सिस पे हैं और दोनों B सिस पे हैं? ट्रांस वाले 2 आइसोमर हैं, क्योंकि एक होगा जिसमें A ट्रांस पे और दूसरा जिसमें B ट्रांस पे है, क्योंकि जब एक ट्रांस पे होगा तो दूसरा वाला तो डेफिनेटली सिस पे ही होगा। वही लिखा हुआ है मैंने, एज बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली कैन नॉट एवर बी ट्रांस, क्योंकि रिंग नहीं तोड़ सकते हो आप। प्रॉब्लम वही है, मतलब ये कैपिटल A तो एडजेसेंट ही आएंगे। आप ये नहीं लिख सकते हो इसके अंदर, आई टू बता देता हूँ, यू कांट डू दिस कि आगे M लो, एक A यहाँ पे ले लो, एक कैपिटल A यहाँ पे ले लो, राइट? और फिर एक स्मॉल A इधर ले लो, और एक स्मॉल A इधर ले लो, और एक स्मॉल B यहाँ पे ले लो, एक स्मॉल B यहाँ पे ले लो। ये नहीं कर सकते हैं। रीजन समझ में आ गया क्यों नहीं कर सकते हैं? अरे फिर ये रिंग बनानी पड़ जाएगी यार, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना? तो इसीलिए वो 2 ट्रांस आइसोमर रहेंगे। ये हो सकता था ट्रांस वाला जिसमें दोनों स्मॉल A और स्मॉल B दोनों ट्रांस पे हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है ना, वो ए को तो हटा नहीं सकता, तो फिर तो 2 ट्रांस लेने पड़ेंगे, जिसमें A ट्रांस पे है। समझ आ गई बात? MAB होल थ्राइस छोड़ दो, अभी बहुत लंबी कहानी है, एक बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए ना, देन आई विल टेल यू। बट दिस इज दैट एग्जांपल जिसमें मुझे पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितने सिस हैं, कितने ट्रांस हैं, आइडेंटिकल सब लेकर के। तो एक बार तुम्हें थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाओगे ना, देन आई विल सॉल्व दिस। इसको बिल्कुल हाथ मत लगाना अभी। 11th से नहीं करना है, वो ब्रिजिंग लिगेंड्स के अंदर अब पोर्शन में नहीं है, जेई एडवांस के ही पोर्शन में नहीं है, तो यहाँ से छोड़ सकते हो। ऑप्टिकल पे चलते हैं अपन सीधे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत सिंपल सी चीज़ है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव है। वही अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला फंडामेंटल बात समझ में आई, राइट? क्लॉकवाइज, अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लेवो रोटेटरी होगा, राइट? तो देख लेते हैं आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन 4 कोऑर्डिनेटेड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर अब अलग अलग एग्जांपल उसने लेना स्टार्ट किया है। MA4 देखो, अगर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, इवन इफ देयर इज वन प्लेन ऑफ सिमेट्री, इवन यार नॉइस आ रही है और बाहर से नॉइस आ रही है, मतलब ये कैसी जगह है यार, व्हाई द नॉइस इज देयर? सर छुट्टी हुई तो घर जा रहे बच्चे। अरे तो गेट बंद कर सकते हैं ना यार अपन, गेट नाम की एक चीज है, स्टिल नॉइस आ रही है सर। हाँ सर, विंडोज भी बंद। चलो अब देखते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन 4 कोऑर्डिनेट, हाँ तो अब इसमें ये ध्यान रखना, अगर एक सिंगल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मिलता है, इवन इफ देयर इज वन प्लेन ऑफ सिमेट्री,
स्टिल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए तभी ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। यस सर। MA4 तो आपको देखो, अब सिंपल सी चीज है, अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो कितने आइसोमर होंगे? 2, एक डेक्स्ट्रो एक लेवो, और या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो व्हाट यू नीड टू डू इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ढूंढ लो प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। समझ में आई बात? यस सर। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इनएक्टिव, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो 2 आइसोमर। सर प्लेन ऑफ सिमेट्री बता दीजिए। अरे वो बताएंगे ना आगे, पहले सुनते तो जाओ, काम काम की चीजें तो सुनो पहले। अब देखिए MA4 के अंदर, तो MA4 के अंदर तो सिंपल सी चीज़ है ना, आप कोई भी प्लेन कट कर दो प्लेन ऑफ सिमेट्री डेफिनेटली मिलेगा। द रीजन इज टेट्राहेड्रल में जब आप कट करना शुरू करते हो, पे देख लो वापस से, टेट्राहेड्रल के अंदर जैसे ही आप चीज़ों को कट करना स्टार्ट करोगे, आप कैसे कट करोगे? जैसे ये एक M है, राइट, मान लो कि यहाँ पे ये MA4 है, कोई भी ले लो, दिस इज लेट्स से कि हाँ मान लो कि ये एक MA4 है और आपने एक मिनट, हाँ मतलब आपने यहाँ पे कहीं डाला हुआ है, आप तो इधर ले लो, ये MA4 है, राइट। अब आप इसको कट करना स्टार्ट करो तो सिंपल सी चीज़ है, आपके पास हमेशा 3 पॉइंट्स कैन ऑलवेज बी टेकन इन वन प्लेन, तो M को तो हमेशा लोगे ही, क्योंकि बीच में सेंटर में से ही कहीं ना कहीं कट होगा, M तो कट होने ही वाला है। अब कोई भी 2 पॉइंट्स अगर आप ले लोगे इसको कट करने के लिए, तो सिंपल सी चीज़ है, मान लो 1, 2 और 3, इनको अगर आप कट करना स्टार्ट करते हो तो आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा कि ये सिचुएशन किस तरीके की है। ये बेसिकली सिचुएशन कुछ इस तरीके की होगी। मैं एक काम करता हूँ, इसको हटाओ तुम, मैं या तो एक टेट्राहेड्रल प्रॉपर ले लेता हूँ। लेट मी सी इफ आई कैन टेक द टेट्राहेड्रल। इसमें कुछ अपलोडिंग हो सकती है? जस्ट ट्राइंग टू सी, हाँ इसके अंदर अपलोडिंग हो सकती है, वेरी गुड। रुको एक मिनट, मैं वो 3D डायग्राम ले लेता हूँ ना, इसमें टेट्राहेड्रल डाउनलोड कर देता हूँ। टेट्राहेड्रॉन चाहिए ना, कैसा चाहिए टेट्राहेड्रॉन मुझे? हाँ ये चाहिए मुझे। डाउनलोड नहीं हो रहा क्या? हाँ सेव इमेजेस। एक मिनट, मैं टेट्राहेड्रॉन डाउनलोड करके अब उसको ले रहा हूँ ताकि उसमें अपने को बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी, है ना। एक सेकंड रुको। यस सर। हाँ इसमें ओपन क्यों नहीं हो रहा है ये? के अंदर अपन बात कर रहे थे, ये टेट्राहेड्रॉन है। अब जैसे ये पॉइंट, अब देखो मेटल कहाँ पे होगा? लेट मी टेक येलो कलर लेता हूँ ताकि इस पे चलेगा। वो मेटल यहाँ कहीं होगा बीच में, मतलब इसके सेंटर में, है ना। अब अगर MA4 है, मैं इसी पे समझाता रहता हूँ। अब देखो अगर MA4 है ना, एक मिनट, ये येलो कहाँ से आ गया, रुक ब्लैक कलर लेता हूँ। अब अगर MA4 है तो देख, एक A यहाँ पे है, दूसरा A यहाँ पे है और तीसरा A यहाँ पे है, और ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और मतलब लास्ट वाला जो A है वो भी ऊपर है बेसिकली, यहाँ पे है लास्ट वाला A, यही है ना। अब अगर आपको प्लेन कट करना है ना, देन व्हाट यू डू, आप एक काम करो, मैं कोई भी प्लेन कट कर लो, रेड कलर ले लेता हूँ, मैं आपको पॉइंट्स बताना स्टार्ट करता हूँ। आप एक काम करो, 1, 2 और 3, ये जो 3 चीज़ें हैं ना, एक काम करता हूँ मैं इन पे पोजीशन भी शुरू में मार्क कर देता हूँ, सो दैट देयर वुड बी मोर बेटर क्लैरिटी। एक सेकंड रुक, मुझे बना देने दे, तो तेरे को बहुत आसानी से सब कुछ ही दिखने लगेगा। ये A है, अब हाँ लेट मी मार्क दिस एज पिंक कलर चलेगा इस पर?
इसको मान ले पोजीशन 1 मान ले, इसको पोजीशन 2 बोल देते हैं अपन। देन लेट्स मार्क पोजीशन 3, 4 और 5। अब एक काम करो, आप इसके टॉप से आओ, जो टेट्राहेड्रन है ना इसके जस्ट Yes, टॉप sir. से आओ और आप 1, 2 और 4 वाला प्लेन कट कर दो। तो देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। 1, 2 और 4 वाला प्लेन कहाँ से कट होगा? वो यहाँ पे ये जो मिड पॉइंट में बना रहा हूँ ना, यहाँ से कहीं से जाएगा, जाएगा ना? यस सर। समझ आया? 2 तो बीच में ही है, ऊपर से लेके आओ 1 और 4 को कट कर लो साथ में। Yes, sir. तो यहाँ से जाएगा तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इस साइड और इस साइड का मिड पॉइंट है, तो इधर भी ए है और इधर भी ए है, तो एग्जैक्टली आइडेंटिकल sir. का मतलब मिरर इमेज हो गई ना। 1, 2 और 4 Yes, इज द sir. प्लेन ऑफ सिमेट्री। यस सर। तो इसका मतलब MA4 वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है। MA4 वाला। MA4 ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ ना? यस सर। समझ आ गई बातचीत? यस सर। क्लियर? अच्छा, इसी तरीके से अपन तो कॉपी करके आगे लेते जाते हैं ना इसको, नेक्स्ट वाले पे फिर कॉपी कर देता हूँ, ये लो फिर आ गया। हाँ, अब इसी तरीके से अगर अपने को लेना है, मान लो एक काम करते हैं ना इसको, हाँ ठीक है। अब देखो इसके अंदर नेक्स्ट वाला क्या था, MA4 वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये कह रहा है MA3B भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। देखो MA3B डेफिनेटली ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आप एक काम करो, कहीं पे भी B लगा लो, यू टेल मी कि B कौन सी पोजीशन पे लगाना है। 1, 3, 4, 5 है, बताओ B कहाँ पे लगाओ? हाँ जी यार, पीछे जो भी लोग बैठे हुए हैं उनको बोलो कम से कम बेंचेस की नॉइज तो नहीं करें यार। सर फैकल्टी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, उनको बोलो कि सर को नॉइज आ रही है। यस। हाँ बन हो गई सर। हाँ बोलो ना, बी कहाँ पे रखना है वो बोलो। सर यहाँ पे। एक ही जगह पे रखें, ठीक है चलो एक ही जगह पे अपन बी रख देते हैं। ए के प्लेस पे कह रहे हो ना आप, मतलब Yes, ये sir. 1 वाले प्लेस पे। ये Yes, लो sir. ये लो, इसको ये लो बी कर दिया मैंने, ठीक है। अब अगर मैं इसको बी करूंगा तो एक काम करो, मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढना है ना, तो वही वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है 1, 2, 4, क्योंकि जब मैं कट करूंगा तो बी तो कट हो जाएगा, यस सर। तो सेम प्लेन ऑफ सिमेट्री स्टिल एग्जिस्ट, राइट है ना। अब अगर मान लो कि तुम्हें सपोज वहां पे अगर नहीं भी रखना है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक, एक मिनट रुको मुझे सर सोचने 5 दो। पे भी रखेंगे तो वही आएगा। हाँ वो कहीं पे भी रख दो आप बेसिकली, मतलब वो तो अगर 5 पे रखोगे Yes, तो जो sir. कट होगा वो ये वाला मिड पॉइंट कट होगा, राइट ना? यस सर। समझ इधर आया ना? रखेंगे 3 पे तो येलो होगा। हाँ तो ये वाला होगा, वेरी ट्रू, यस सर। राइट। तो अपने आप प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, तो MA3 भी Yes, नहीं हो sir. सकता, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट ये कह रहा है MABCD। हाँ तो अब अगर MABCD हो जाता है, यार व्हाट काइंड ऑफ द स्कूल इज दिस? क्या हो रहा है निखिल ये? सर स्कूल में बचता है ये। टू मच यार, लेक्चर चल रहा है और इतना डिस्टरबेंस है। आगे देखिए। हाँ तो अब अगर वो MABCD दे देगा ना यहाँ पे, तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि तुम ऐसे समझो कि तुम एक काम करो, यहाँ पे अलग अलग रखना स्टार्ट करो। द ओनली पॉसिबिलिटी इज वो और कोई भी देगा, जैसे अगर MA4 देख लिया, MA3 भी देख लिया, अगर MA2 B2 भी करोगे ना तब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। मान लो कि ये दोनों A रख लो और तुम एक काम करो, यहाँ पे B कर दो और यहाँ पे B कर दो, तो ही मिलेगा सर। तब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। समझ गए ना? तो इसका मतलब MA4 B2 के अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, राइट है ना। MAB3 तो वही MA3B के टाइप का ही हो गया, यस सर। समझ में आई बात? तो द ओनली पॉसिबिलिटी नाउ एग्जिस्ट इज कि बेसिकली MABCD दे दे वो मुझे, कि A के यहाँ पे, बाकी ये B हो जाए, ये वाला C हो जाए और ये D हो जाए। दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी कि भैया अब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। यस सर। समझ आ गई ना बात? तो तुम तो इसके हिसाब से कट करके देख लिया करो, पता चल जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो वही कह रहा है MABCD में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, तो इसके अंदर उसको Yes, sir. D एंड L फॉर्म को एनंशियोमर्स कहते हैं, तो एनंशियोमर्स बन जाएंगे। क्लियर? यस सर। राइट।
अब आगे देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन 4 कोऑर्डिनेशन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। रीजन बड़ा सिंपल सा है ना उसका, जो स्क्वायर प्लेन होगा वो खुद ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है भाई, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। देखो नेक्स्ट वाले बोर्ड पे बता देता हूँ मैं, लेट मी जस्ट टेक इट। ये है ना स्क्वायर, बीच में Yes, है sir. मैं, ये लो 1 2 3 और 4 इन पोजीशंस पे लिगेंड्स होंगे ना, यस सर। लिगेंड्स यही होंगे ना, एक्स एक्स एक्स, मतलब तुम तो एम ए बी सी डी ले लो, ये लो एम ए बी सी और डी। तो अगर तुम मुझसे पूछोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सा है, तो 1 2 3 4 ही है। इसको कट कर दो, आधा नीचे चला जाएगा आधा ऊपर चला जाएगा, कट करते टाइम तो मिरर इमेज है। जब आप कट करोगे फोर्थ वाले पॉइंट से जैसे ही कटिंग हो रही है 1 2 3 4 प्लेन में, तो आधा बी नीचे चला गया आधा बी ऊपर रह गया, तो सिमेट्री होगा Yes, ना, sir. मिरर इमेज हो गया ना, समझ सर में आएगा? बट लिगेंड्स तो ABCD है ना। हाँ ABCD है, तो प्लेन कौन सा है वो देख, इसी प्लेन को कट कर दिया है जो सामने लिखा हुआ है, यस सर। तो सारे कट हो गए ना। एम 1 2 3 4 में जितने ABCD और M सब कुछ कट हो रहा है, यस सर। तो सब कुछ कट हो गया तो मिरर इमेज ही तो होगी ना, आधा नीचे आधा ऊपर, यस सर। राइट। तो हमेशा ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा स्क्वायर प्लेनर, यस सर। एक्सेप्ट अ वेरी रेयर केसेस। वो इसने दिया हुआ है, देख एक बड़ा लंबा सा वो बना दिया, देख ये आइसोब्यूटाइलिन डाइएमीन मीसोस्टिल्बिन की इससे रिएक्शन करवा के ये नीचे उसने दिया हुआ है, इतना लंबा चौड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो इसमें वो ये कह रहा है कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ना ये एग्जैक्ट स्क्वायर प्लेन नहीं रहेगा। वो ये कह रहा है कि ये जो एम मतलब ये एम ABCD वाली अगर सिचुएशन है ना, तो ए स्क्वायर प्लेन से थोड़ा ऊपर आ गया और बी थोड़ा नीचे ड्रिफ्ट हो गया, तो फिर आप जब कट करोगे तो ए ऊपर मिलेगा और बी नीचे मिलेगा, यस समझ में आई सर। बात? तो डिस्टॉर्शन के केस में ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन वेरी लार्ज लिगेंड्स आर अवेलेबल एंड क्राउडिंग इज देयर। यस सर। क्लियर हो गया? यस ये सर। तो ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। अब आ जाओ आप 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर तो पहले ये देख ले, ये वाला जो डायग्राम है ना जो फोर्थ के नीचे बना हुआ है, कौन से 5 प्लेन ऑफ सिमेट्री कट किए जा सकते हैं वो मैंने यहाँ पे डायग्राम में बनाए हुए हैं। देखो पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखो पहले दो तो समझ लो अलोंग द डायगोनल्स, 1 और 4 वाला, और एक वो जो 3 वाली लाइन जा रही है, समझ में आया? ऊपर से आके Yes, sir. डायगोनल पे कट कर दो, समझ में आया? ये यस सर। क्लियर हुआ ना? नहीं तो ऑक्टाहेड्रन ले लेते हैं ना, ऑक्टाहेड्रन तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। मुझे कैसा ऑक्टाहेड्रन चाहिए, जो स्क्वायर बाई पिरामिडल टाइप लिखने वाला चाहिए ना। एक मिनट रुको, ये जो ऑक्टाहेड्रन है बेसिकली इसके अंदर वही पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर हो सकते हैं? देखो पहला हो सकता है 3 4 5 6 प्लेनर वाला, मतलब उसी प्लेन में जो है, समझ में आ गया? यस सर। फिर दूसरा वाला कौन सा हो सकता है? देखो मतलब मैं ये ले रहा हूँ कि 3 4 5 6 हॉरिजॉन्टल स्क्वायर है, उसके ऊपर और नीचे एक एक पिरामिड है, यस राइट? सर। तो 3 4 5 6 एक हो गया। दूसरा वाला एक काम करते हैं, इसको कुछ तो एक काम करते हैं, इनके कुछ मिड पॉइंट से बनाते हैं। ये जो मिड पॉइंट्स हैं, देखो ये इस स्क्वायर वाली लाइन का मिड पॉइंट है और ये इस स्क्वायर वाली लाइन का मिड पॉइंट है, यस है ना? सर। तो इनको पोजीशन दे देते हैं 6 के बाद में, ये हो गया 7 और ये हो गया 8, यस सर। ठीक है? और ऐसे ही मतलब इसके पीछे की साइड वहाँ कहीं ये 3 6 वाली लाइन का मिड पॉइंट होगा, यहाँ कहीं ये 4 5 वाली लाइन का मिड पॉइंट होगा ना? यस सर। तो 7 8 हो गया था, 9 और 10 इनको नाम दे देते हैं। ये क्यों नाम दिया मैं भी बताता हूँ आपको। आप एक काम करो, 1 2 9 10, 1 2 9 और 10 वाली पोजीशन को ले लो, समझ में आया? वर्टिकल लाइन 1 2 को कट कर दिया तो 9 और 10 तो अपने आप कट हो गई होगा, यस सर। राइट? इसी तरीके से 1 और 2 को कट करो अब दूसरी वाली साइड से आकर के, इस तरह से कि 7 और 8 कट हो जाए,
समझ में आया? Yes, sir. दो साइड से आ सकता हूँ ना मैं, इस वाली साइड से और दूसरी वाली साइड से। क्लियर हो गया? Yes, sir. अच्छा एक मिनट, ये हो गए। अब कौन से बचे हैं, एक मिनट मुझे ध्यान से देखने दो। हाँ अब बचा है यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 5 6 बचा है। डायगोनल कट किया है, डायगोनल डायगोनल Yes, स्क्वायर sir. स्क्वायर का डायगोनल 1 2 5 6 राइट, इस तरीके Yes, से कट sir. कर दिया। फिर अगर 5 6 कट हो सकता है तो 3 4 भी हो सकता है, 1 2 3 4 दूसरा डायगोनल। Yes, sir. टोटल यही 5 पॉसिबल प्लेन हो सकते हैं, इनको कट करके देख लो, पता चल जाएगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया तो ठीक है, नहीं तो एक्टिव है। समझ में आई बात की? आ जाओ पीडीएफ फाइल पे देख लेते हैं एक एक करके, बहुत सिंपली मिलने वाले हैं, कुछ नहीं है इनके अंदर। अब MA4B2 MA3B3 इनएक्टिव मिलेंगे, कोई भी ले लो तुम, MA4B2 ले लो, आइड पे देख लो ना, कहीं भी लगा लो यार। अच्छा दूसरी चीज, कहीं भी नहीं, चॉइस मेरे पास होती है, मैं किसी भी तरह से अरेंज करके अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर दूंगा तो इनएक्टिविटी होगी, राइट? Yes, sir. मतलब यू कैन नॉट से कि नहीं आप इस तरीके से लगाओ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, दैट चॉइस इज नॉट देयर। एटलीस्ट वन प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहिए होता है, Yes, sir. है ना? तो MA4B2 तो बहुत सिंपल हो गया ना, आप 3 4 5 B से ले लेंगे रेफरेंस। आप तो 1 और 2 पे B लगा दो ना, और 3 4 Yes, 5 sir. 6 पे A लगा दो, और ये 3 4 5 6 वाला ही प्लेन कट कर दो, तो पूरा ही सिमेट्री है। B एक B ऊपर है, दूसरा B नीचे है, Yes, sir. राइट? इसके बाद कौन सा है, MA3B3, तो वो थी ना फेशियल मेरिडियनल, उसमें कट करके देख लेना, ये इनएक्टिव आएगा। सारे प्लेन कट कर दो, एक भी अगर कट करने पे इनएक्टिव मिला तो इनएक्टिव है ना? Yes, sir. समझ में आ गई ना बात? अच्छा फिर आप देख लो MA2B2C2, ये कह रहा है कि जो सिस फॉर्म है वो वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, बाकी सारे के सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो देखो ट्रांसफॉर्म में तो ऑब्वियस है, ऊपर और नीचे अपोजिट हो जाते हैं, बाकी के चारों पॉइंट कट कर देना, तो वो तो इनएक्टिव हो गए, Yes, sir. Inactive हो जाए। है ना? सिस फॉर्म के अंदर आप कोई भी प्लेन कट करके देख लो, दिस विल बी डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव। बात समझ में आई Yes, आपको? sir. क्लियर हो गया ना? राइट? Yes, sir. तो इस तरीके से ये बाकी के, अब मैंने आपको बता दिया ना, आप सारे प्लेन्स कट करके देखना तो आपको अपने आप ही क्लैरिटी आ जाएगी। मैं इसमें एक दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो बता देता हूँ। फोर्थ वाला देखो, MAA होल थ्राइस, ये जो MAA होल थ्राइस वाला डायग्राम आपके सामने बना हुआ है ना, इसमें प्लेन्स को कट करते टाइम ना तुम्हें केवल एक ही चीज ध्यान रखनी है, पता है? ये देखो MAA होल थ्राइस को इसने ऑप्टिकली एक्टिव दिया है, वो इसलिए दिया है बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। होता बहुत ही सिंपल है कि ये जो ऊपर और नीचे वाली रिंग्स है ना, Yes, sir. ये एक दूसरे के नीचे नहीं है। आप कुछ भी कर लो, जैसे आप ये स्क्वायर प्लेन वाला, मतलब वो 3 4 5 6 को भी कट करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा यार ऊपर नीचे की रिंग तो एक के नीचे एक आ गई, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऊपर और नीचे वाली जो रिंग्स बनी हुई है ना, वो आप आइड्रू पे देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, वो रिंग एक दूसरे के नीचे कभी हो ही नहीं सकती है, वो इम्पॉसिबल है। एक M यहाँ पे बनाओगे आप, राइट? इधर वाले दोनों, ये तो मुझे समझ गया, इसकी रिंग तो इधर आ गई इसी के अंदर, ये तो हो गया कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन। अब आप देखो, आपको अगर यहाँ पे एक A बनाना है, ध्यान से देखना, आप समझ में आई बात? और एक और A आपने यहाँ पे बना रखा है, एक मिनट सॉरी, हाँ देखो आप कॉन्फ़िगरेशन क्या बनाई है उसने, यहाँ पे बनाते हैं। अब जैसे एक A यहाँ पे, एक A यहाँ पे है, देन एक और A यहाँ पे बनाया गया है और एक और A यहाँ पे बनाया गया है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो टॉप A है और जो बॉटम A है, उसकी रिंग तो कनेक्ट नहीं कर सकता ना? Yes, sir. अगर वो नहीं कनेक्ट कर सकते तो मेरे पास चॉइस क्या है, एडजेसेंट वाले से कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ। तो एडजेसेंट वाला है कहाँ पे, कोई भी एक रिंग कनेक्ट करो और रुक जाओ तो आपको क्लैरिटी दिखाई देगा कि सेकंड रिंग कहाँ पे। मान लो मैंने ये वाली रिंग कनेक्ट की, राइट? अब ये जो स्क्वायर प्लेन है अपना 3 4 5 6 वाला जो है, ये जो रिंग है या तो उसके टॉप से जाएगी या बॉटम से जाएगी, यही होगा ना? तो अगर मान लो ये टॉप से जा रही है, क्वाड्रेंट ले लेते हैं, ये क्वाड्रेंट है अपना, राइट? मान लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये लेट्स से कि सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है? तो ये जो टॉप से रिंग जा रही है, ये कौन से क्वाड्रेंट से जा रही है? मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट से जा रही है, ठीक है? समझ में आई बात? तो ये जो नीचे, अब ये जो रिंग जाएगी, ये बॉटम से जाएगी या नहीं जाएगी? Yes, sir. टॉप से तो नहीं जा सकती ना, टॉप पे एक ही हो सकता है, दोनों एक साथ टॉप पे कैसे हो सकता है? बॉटम से जाएगी ना। अब बॉटम के फोर्थ क्वाड्रेंट से जाएगी या नहीं जाएगी? Yes, sir. जाएगी ना, राइट?
क्लियर हुआ ना? तो भैया ये एक दूसरे के ऊपर कहाँ पे हुए, एक दूसरे के नीचे कहाँ हुए? समझ में आ रही है बात कि एक तो इस कॉर्नर से ऊपर कनेक्ट हो रहा है, दूसरे उसके अपोजिट कॉर्नर से नीचे कहीं कनेक्ट हो रहा है, तो ये तो अलग अलग हो गए ना बेसिकली। यस सर। समझ में आई बातचीत आपको? यहाँ पे ये लाइन बनी हुई है ना, तो एक दूसरे के नीचे तो नहीं है ना ये रिंग्स। तो अगर आप 3 4 5 6 को भी कट कर लोगे तब भी एक अलग क्वाड्रेंट में रिंग, दूसरी अलग क्वाड्रेंट में, तो एक दूसरे के नीचे नहीं है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी रहेगी ना। मिरर इमेज कहाँ बनी? यस सर। समझ आ गई बात? तो इसलिए उसने कहा हुआ है कि भैया ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्लियर हुआ आपको? दैट इज वाई एम ए होल थ्राइस इज ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आई बात? यस सर। राइट, तो एम ए होल थ्राइस ऑप्टिकली एक्टिव है, तो बाकी के ए बी होल थ्राइस तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गई। बाकी के फिर आप यही प्लेन ऑफ सिमेट्री कट करके देखना, अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। हर एक कंपाउंड जितने आपके इस डायग्राम में बने हुए हैं ना, पांचों प्लेन ऑफ सिमेट्री कट करो, अपने आप आपको दिखाई देने लगेगा कौन सा एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है। और ये बस क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करना, एम ए बी होल थ्राइस तक। उसके आगे के फिर वही ब्रिजिंग वगैरह है, उसकी जरूरत नहीं है। ओके सर। क्लियर हो गया? अब ये इसके अंदर कुछ कुछ क्वेश्चन थे मटेरियल में, वो अपन देख लेते हैं जो आपको मेल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट काइंड ऑफ द आइसोमेरिज्म इज शोन बाय कोबाल्ट NH3 होल 4 Br2। उसने पूछा है मतलब ज्योमेट्रिकल, आयनाइजेशन, ऑप्टिकल, ये क्या क्या शो करेगा। तो देखो ये कंपाउंड दिया हुआ है CO NH3 होल 4 Br2 Cl। तो Br2 तो अंदर रह गया, Cl बाहर चला गया। तो यार देखो पहली चीज तो आयनाइजेशन तो शो करेगा ही ना, Br बाहर चला जाएगा और Cl अंदर आ जाएगा, करेगा ना? यस सर। उसके बाद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल के लिए तो मेरे पास में ये Ma4B2 हुआ ना, जो कंपाउंड दिया हुआ है वो तो Ma4B2 है ना। यस सर। राइट, तो Ma4B2 के Connective होगा। अंदर नहीं, पहले तो ज्योमेट्रिकल देखे ना, सेस एंड ट्रांस। तो Ma4B2 में हाँ सेस और ट्रांस तो शो करता है ये, तो ज्योमेट्रिकल Yes, भी शो करेगा। सेस और ट्रांस होते हैं ना इसके अंदर, दोनों बीज अब Yes, sir. सेस पे हैं और दोनों बीज अब ट्रांस पे हैं। राइट, और ऑप्टिकल एक्टिविटी की जहाँ तक बात है, ऑप्टिकल शो नहीं करेगा क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा ना। आप Ma4 को स्क्वायर प्लेन पे लो और B वर्टिकली अपोजिट रखो और वही प्लेन कट कर दो, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यस सर। इनएक्टिव। समझ में आ गई ना बात? राइट, तो बस ये ज्योमेट्रिकल और आयनाइजेशन शो करेगा। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 11th क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 11 इज देयर। इसने बोला है कि अमंग द फॉलोइंग कलर्ड कंपाउंड कौन सा है। ये आइसोमेरिज्म से रिलेटेड नहीं है, ये तो नॉर्मल वैसे है। कलर्ड तो वो होगा, उसमें निकाल लेना सेंट्रल एटम के पास में जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कलर्ड होता है। पैरामैग्नेटिक इज कलर्ड, पैरामैग्नेटिक शेल बी कलर्ड। ठीक है ना? उसको सॉल्व करना, कॉन्फ़िगरेशन लिखना सेंट्रल एटम की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट से देख लेना। 12th क्या है, द कंपाउंड दैट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर। तो देखो मैं तो वैसे एब्रीवेट कर देता हूँ, PTEN होल ट्वाइस। PTEN होल ट्वाइस का हमारे लिए नोटेशन क्या है, MAA-A2। आप तो उन नोटेशन में लिखते जाओ ना, तो MAA-A2। हाँ बिल्कुल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ना सेस ट्रांस। यस सर। फिर उसके बाद में है MAA होल ट्वाइस। अब MAA होल ट्वाइस में एक मिनट सोचने दो, MAA होल ट्वाइस का क्या होता है, मतलब सेस एंड ट्रांस शो करता है नहीं करता है? एक रिंग इधर होगी एक रिंग इधर होगी। हाँ, तो MAA होल ट्वाइस में तो सेस एंड ट्रांस नहीं होंगे, सारी एडजेसेंट पोजीशंस ही हो गई। सर एडजेसेंट होगा, मतलब कुछ नहीं होगा, नहीं होगा ना। नहीं। फिर यस सर। C है MAA होल ट्वाइस A2। हाँ, यस तो ये सर शो कर करेगा। देगा। राइट, और Yes, फिर D है हमारे पास में, D किधर गया यार D? हाँ, D मेरे पास में है MA2 PTNH3 होल ट्वाइस Cl2। यार ये कैसा कंपाउंड है, तो दो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, तो मतलब नहीं शो करेगा वो तो। MA2 में तो क्या शो करेगा, मतलब वो लीनियर हो गया ना बेसिकली। अगर दो कोऑर्डिनेशन नंबर तो स्पेशली लीनियर है, तो उसमें तो कुछ वैसे भी नहीं होता है। क्लियर? यस सर। A और C शो करेंगे। फिर एक और क्वेश्चन नंबर 13 है, ये है आयनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस वुड बी। तो आयनाइजेशन आइसोमर के लिए तो यार इसने जो दिया हुआ है ये है CrH2O होल 4 Cl
NO2 एंड Cl। तो सिंपली आप केवल इतना काम कर सकते हो कि आयनाइजेशन आइसोमर ये कह रहा है कि इसको शो करना है अगर, तो इसको एक्सचेंज कर लो, Cl अंदर ले जाओ और NO2 को बाहर ले आओ। तो सेकंड ऑप्शन बी। समझ में आई बातचीत? यस सर। क्लियर? ठीक है, चलो। तो बेसिकली आइसोमेरिज्म का ये पूरा पार्ट है। जो मटेरियल भेजा है और ये शीट है, एक बार इसको सॉल्व कर लेना। कल तो मेटलर्जी पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट डे फिर अपन डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। यस सर। ठीक है ना? चलो, राइट, Yes. ओके, बाय।